मैं एसोसिएटेड हूँ। और जो दिल्ली एनसीआर है, इसमें ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण, इसका एक प्रोजेक्ट है उनका, यूपी गवर्नमेंट का, उसका कन्वीनर हूँ इस समय वर्तमान में। तो ये कुछ बातें थी। आई थिंक कि हम नाउ वी कैन स्टार्ट, डॉक्टर नीलम। हाँ, तो ये एक ओपनिंग स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड में आते हैं, मैं भी इधर से ओपन कर लेता हूँ सो दैट हम इसे। तो ये स्लाइड है जो हम लोगों का, सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बनाई गई है। आप देख रहे हैं इसमें जो ऋग्वेद है हमारा, तो ऋग्वेद के जो ट्रांसलेशंस हैं, जो सभी वेस्टर्न स्कॉलर्स के द्वारा किए गए हैं, कंप्लीट ट्रांसलेशंस। मैं जो इनकम्प्लीट ट्रांसलेशंस हैं उनको इस लिस्ट में नहीं रखा है मैंने। ये केवल वो हैं जो कंप्लीट ट्रांसलेशंस हैं। और इसमें आप देख रहे हैं ऊपर से, तो कार्ल फ्रेडरिक गेर्डनर, ये लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी से हैं। इनका जो ट्रांसलेशन है वो बड़ा ऑथेंटिक माना जाता है, पर ऑथेंटिसिटी तो नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन और थोड़ी बहुत जर्मन सीखी है हमने ABCD के लेवल की। तो उससे पता लगता है कि गेर्डनर साहब ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में भी कोई कमी रह गई। उसके बाद फिर है आप तात्याना एलिजारेंकोवा, ये मॉस्को यूनिवर्सिटी की हैं। और इन्होंने 1990s के लास्ट डिकेड में, मुझे लग रहा है 96-97 में ऋग्वेद का ट्रांसलेशन किया। और इनका जो ट्रांसलेशन है वो अभी तक का यूरोप में किया गया बेस्ट ट्रांसलेशन कहलाता है। सारा ऋग्वेद इन्होंने किया। इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से अवार्ड भी किया है, आई थिंक कि 2011-12 के आसपास, डॉक्टर एलिजा रिंकोवा को। और इसका जो प्रीफेस लिखा है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने लिखा हुआ है। उसके बाद फिर जेमिन्सन एंड बेरेटन, ये लेटेस्ट है। ये ट्रांसलेशन हुआ है 2017-18 में। और ये जो जेमिशन है और बेरेटन, दो ऑथर्स थे, ये दो ट्रांसलेटर्स थे। जेमिशन, आप फोटो देख रहे हैं, तो पहली फोटो है कार्ल फ्रेडरिक गेर्डनर की, फर्स्ट। सेकंड है तात्याना एलिजा रेंकोवा की। और जो थर्ड फोटो है ये है जेमिशन की। तो सी इज़ अ लेडी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और UCL में ये काम करती रही हैं। और उनके साथ में जो को ऑथर थे वो है बेरेटन। तो बेरेटन ने कमेंट्रीज लिखी हैं और इन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है। दोनों का एक कंबाइंड एफर्ट है और अभी लेटेस्ट है 2017-18 में। इसके बाद फिर आप देखते हैं H.H. विल्सन को, कहने की जरूरत नहीं है, इन्होंने 1850 के आसपास शुरू किया और 1880, 88, 87, 88 के बीच में इनका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन अवेलेबल है H.H. विल्सन का जो ट्रांसलेशन है। और साथ में राल्फ T.H. ग्रिफिथ, ये यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में ही, इलाहाबाद में और गुजरात में भी शायद कुछ समय तक यहीं पोस्टेड रहे, संस्कृत के प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ का ट्रांसलेशन भी ऑनलाइन अवेलेबल है। और जो दूसरे ट्रांसलेशंस हैं ये अवेलेबल नहीं है। दुर्भाग्य से भारत की किसी विश्वविद्यालय में, चाहे वो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय हो संस्कृत के लिए, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो संस्कृत के लिए, या हमारे राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हो, या कोई और भी हो, भारत के किसी भी एकेडमिक सेंटर में ऋग्वेद का या किसी भी वेद का कोई भी ट्रांसलेशन या उस पर कोई ट्रांसलेशन के स्तर का कोई रिसर्च वर्क अभी तक नहीं हुआ। और एक बार मैंने UGC के साथ मिलकर एक छोटा सा कुछ प्रोजेक्ट किया था, तो पता लगा कि 2000 के बाद, आफ्टर द ईयर 2000 till 2010 there was no PhD specifically on the ऋग्वेदा इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। नहीं था कोई काम हमारे यहाँ रिसर्च के। तो सवाल ये है कि हमारी ज्ञान परंपरा में जो शुरुआत होती है जिसकी ऋग्वेद के साथ में, तो ऋग्वेद में ऐसा क्या है कि उसे मॉस्को यूनिवर्सिटी भी पढ़ती है, ट्रांसलेट करती है, और हार्वर्ड, UCL, कैलिफोर्निया, टेक्सास, ये यूनिवर्सिटीज़ भी पढ़ती हैं, उनके सिलेबस में है। और जर्मनी में पढ़ा जा रहा है लीपजिग में। तो ये अलग अलग आइडियोलॉजी को बिलोंग करने वाले देश, और इन देशों में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपस में कोलैबोरेट करके क्यों स्टडी कर रही हैं,
और हम क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय में। और जब आगरा की बात आती है तो मुझे बड़ा गर्व होता है, क्योंकि मैंने सीखा है आपके विश्वविद्यालय में, आगरा विश्वविद्यालय से, और आगरा विश्वविद्यालय में शायद आपके ही डिपार्टमेंट से। यहाँ अंग्रेजी के एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर रामविलास शर्मा। उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी ऋग्वेद पर, और उनका बड़ा विरोध भी हुआ। वो शोध परक थी। और उनके डॉक्टर रामविलास शर्मा के पहले एक और किताब लिखी गई थी, रांगेय राघव। रांगेय राघव ने वेदों की हिस्टोरिकल स्टडी की शुरुआत की भारत में, और वो जिस तरह से पौराणिक दृष्टिकोण होता है कथाओं के माध्यम से, फिर उसकी सोशियोलॉजी और उसकी फिलोलॉजी, इन सब को ध्यान में रखते हुए रांगे राघव ने भी बड़ा काम किया। ये दो मौलिक कार्य हैं। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की जो किताब है हिंदी भाषा से संबंधित, और उसका टाइटल भी याद नहीं आ रहा, तो उससे मैंने बड़ा पढ़ा है। और उन दोनों ने जो हमारी संस्कृति की आधारशिला है उसे स्पर्श किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने तो बिल्कुल ही स्पर्श किया है, हालांकि उनका जो दृष्टिकोण था वो लोकप्रिय नहीं हो पाया। उसका कारण बहुत से कारण रहे होंगे, पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पूरे विश्व में जो एंशियंट कल्चर्स रही हैं, जितनी भी रही हैं, उन सारी कल्चर्स के ओरिजिन के पीछे कोई ना कोई एक कारण रहा है। मेसोपोटामिया है, तो मेसोपोटामिया की कल्चर तब आई जब उन्होंने वाटर की पावर को, मतलब इरिगेशन स्टार्ट किया। इरिगेशन का जब नॉलेज उन्हें मिला, तो फिर उसके बाद जो फर्टिलिटी आई और जो वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आई एग्रीकल्चर के द्वारा, उसके द्वारा फिर मेसोपोटामिया की कल्चर आगे डेवलप की। इसी तरह से इजिप्ट जब ट्रेड में आगे बढ़ा और कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी वहाँ डेवलप हुई, तब फिर इजिप्ट की कल्चर आगे विकसित हुई, उसका डेवलपमेंट हुआ। तो भारत की संस्कृति कैसे विकसित हुई? भारत में ऐसा क्या हुआ? क्या हमारी संस्कृति किसी ज्ञान परंपरा पर या किसी ज्ञान के आधार पर, विदाउट एनी प्लेटफॉर्म ऑफ द साइंस या कुछ ऐसा, हमारी संस्कृति ऐसे अपने आप डेवलप हो गई? क्या हम लोग माइथोलॉजी में बिलीव करने वाले लोग स्वप्न दृष्टा हैं? हमारी संस्कृति कैसे विकसित हुई? तो इस बात को जो है सामने लाने वाले जो आदरणीय थे आगरा विश्वविद्यालय के डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, उन्होंने हमें बताया कि हमारी संस्कृति जो है वो एक आविष्कार से शुरू हुई थी, अग्नि का आविष्कार, दी इन्वेंशन ऑफ फायर पावर। और उस फायर की पावर जब हमें मिली, तब वहाँ से हमारी संस्कृति की शुरुआत हुई। इसलिए ऋग्वेद में सबसे दूसरे नंबर पर, इंद्र के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मंत्र अग्नि के हैं, और अग्नि का ही पहला मंत्र, ऋग्वेद शुरू होता है अग्नि के मंत्र से और समाप्त भी होता है अग्नि के मंत्र से। और 10 में से 7 जो मंडल हैं, इन 7 मंडलों में पहला मंत्र अग्नि को समर्पित है। अग्नि का ये महत्व है। लेकिन जो भी एकेडमिक क्लासेस में जो भी लिटरेचर इस समय भारत में उपलब्ध है, मैं किताबों के बारे में नहीं बात करूंगा, क्योंकि किताबें जो होती हैं रिसर्च पेपर्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि किताबें जो होती हैं उस समय का जो कंपाइल्ड नॉलेज है वही है, चाहे कोई भी लिखे, किसी भी विचारधारा से लिखे, उनमें नई बातें बहुत कम अभी तक भारत में रही। जहाँ तक हम अपनी ज्ञान परंपरा की बात करते हैं वहाँ तक, तो किसी भी किताब में जो इस समय उपलब्ध हैं और पिछले 100-125 वर्षों में से भारत में लिखी गई हैं, उनमें हमारी संस्कृति का जो मूल है, द इन्वेंशन ऑफ पावर ऑफ फायर, अग्नि की शक्ति पर नियंत्रण और उसका आविष्कार, उस शक्ति का आविष्कार, ये उपलब्ध नहीं है। तो ये जो है आपके विश्वविद्यालय से मुझे जानने मिला। फिर आगे हमने उसमें बहुत रिसर्च करी। मेरे कुछ पेपर्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से द इन्वेंशन ऑफ फायर पावर इस मैटर पर हैं, तो कभी मैं उन्हें शेयर भी कर दूंगा। फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी संस्कृतियाँ विश्व में हुई हैं, उसमें भारत ही एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिसमें धर्म और विज्ञान का बहुत सुंदर समन्वय होता है। आप स्क्रीन में जो देख पा रहे हैं, कुछ ऋषियों के मंत्र हैं जो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं आपके लिए और हम सब के लिए। उसमें देखिए, विश्वना वयस्व,
ये एक ऋषि हैं जो अथर्ववेद और ऋग्वेद दोनों में जिनके मंत्र हैं, और वो अपनी सोसाइटी के बारे में हमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? व्हाट ही इज टेलिंग टू अस इज that Indian, ancient India, that a Vedic society was a society of science. There in the society there were सुविद्वांस, अच्छे नॉलेजेबल लोग थे। अब जब सुविद्वांस थे तो फिर दुर्विद्वांस भी थे। ये मिक्स सोसाइटी थी, जैसे आज भी होता है। कुछ बहुत ही लोग अच्छे होंगे हमारी सोसाइटी में, और कुछ लोग जो है खराब भी होंगे। तो हर युग में ऐसा होता रहा। तो जब वेद लिखे जा रहे थे जिस किसी भी युग में, आगे हम बात करेंगे, हालांकि क्रोनोलॉजी आज का विषय नहीं है तो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्रोनोलॉजी के मैटर पे या एंटीक्विटी डेटिंग के मैटर पर ऋग्वेद की सोसाइटी या वेदों की सोसाइटी ऐसी सोसाइटी थी जिसमें अच्छे विद्वान थे, नॉलेजेबल सोसाइटी थी, और उसमें दुर्विद्वांस भी थे जो कि लोगों को गुमराह किया करते थे। तो ये जो गुमराह करने वाले लोग हैं, इनको पहचाना हमारे ऋषि वशिष्ठ ने। उनका मंत्र है तद्दुशंस। दुशंस आप देखते हैं, एक चरित्र है महाभारत में जिसे दुशासन के नाम से जानते हैं, जो अनकंट्रोल्ड है। वो जो उसमें जो बुराई है, जो उसमें मद भरा हुआ है दुशासन में, जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, जिसका स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं है, दुशंस, जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, तो वो एक महाभारत में जो है उस क्वालिटी को यहाँ पर वशिष्ठ जी ने हमें बताया है कि जो दुशंस है, जिस पर आत्मनियंत्रण नहीं है, वो व्यक्ति दुर्विद्वांस हो सकता है। और उनसे रक्षा के लिए एक मंत्र दिया है कि ऐसे लोग हों तो कैसे समाज अपनी रक्षा करे इन दुर्विद्वांसों से, क्योंकि वो समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं। और ऐसे लोगों का प्रतिकार होना चाहिए। उन्होंने बड़े कठिन शब्द, कठोर शब्द प्रयुक्त किए हैं वशिष्ठ ने। आभोगम हनमना हतम उदिति हनमना हतम, उन्हें मार दिया जाए, उन्हें अपने वो हमारी स्वतंत्रता का भोग ना कर सकें, उन्हें मार दिया जाए। तो क्योंकि दुर्विद्वांस कई जनरेशन तक नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें, इतिहास गलत लिख दिया गया तो फिर कई जनरेशन्स हमारी खराब हो जाती हैं। उन कुछ विषयों पर बाद में आऊँगा मैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ हमारा इतिहास जो है विकृत किया गया है और है, हालांकि वो आज का विषय नहीं है। अब सवाल है कि सोसाइटी में जिसमें विद्वांस भरे हुए थे, उसमें नॉलेज का उत्पादन, द एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज कैसे हो रहा था? तो उसमें एक सबसे बड़ी बात थी, और नारद ने हमें बताया है, अथर्ववेद में इनका मंत्र है कि पृच्छामि विद्वांसः, जो विद्वान हैं हम उनसे अपनी क्वेरीज को पूछते हैं, और क्वेरीज के बाद जो नॉलेज हमें मिलता है उसके द्वारा हम सब लोग लाभान्वित होते हैं। और इस तरह से प्रश्नों को पूछने के आधार पर क्वेरीज जनरेट करने के बाद में जो क्वेरीज आंसर्ड होती हैं, उसके द्वारा जो है हमारी सोसाइटी विद्वानों की सोसाइटी बनी, और वो हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती रही। एक और बात मैं बताऊं, हालांकि वो मंत्र यहाँ पर नहीं है, कि जो ब्रह्म है भारत में, आप जानते हैं कि जो हमारी फिलॉसफिकल हमारा जो थाती है, जो फिलॉसफिकल हमारी हेरिटेज है, जो उपनिषदों से आती है, तो उन उपनिषदों में ब्रह्म और ब्रह्मा, बाद में पुराणों में वो ब्रह्मा हो गया, ब्रह्म का चित्रण है, बार बार ब्रह्म का चित्रण प्राप्त होता है। तो हमारी संस्कृति में दरअसल ब्रह्म कुछ नहीं है, ब्रह्म कोई नाम नहीं है, ब्रह्म एक विशेषता है। क्या है? कि जो लगातार वृद्धि करता है, जो बढ़ता जा रहा है, जिसे हम फिजिक्स में हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, और तरह तरह की कई थ्योरीज हैं, जिसका लगातार विकास होता है, जो बढ़ता है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म का कोई नाम नहीं है। तो जो हमारी प्रकृति है वो लगातार ग्रो कर रही है, गैलेक्सियां लगातार बन रही हैं, स्टार्स लगातार जनरेट हो रहे हैं, विकास हो रहा है। तो ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड विकसित हो रहा है, इसका ही एक नामकरण ब्रह्म है। तो ब्रह्म को क्या और कहा गया है ऋग्वेद में ही एक दूसरे मंत्र में, जिससे मैक्स मुलर का सारा जीवन परिवर्तित हो गया था। उसने कहा कस्मै हविषा विधेम। वह कौन है जिसको हविष्य देकर हम हविष्य देकर प्रार्थना करते हैं। तो जो कौन शब्द है वह क्या है, वो कौन है, ये जो प्रश्न है का, एक का प्रश्न ही हमारे धर्म का
धर्म का ईश्वर वही ब्रह्म बन गया, प्रतीक बन गया। तो का या क्यों या क्वेश्चन इज द गॉड ओनली इन आवर रिलीजन, आवर धर्म। तो विज्ञान और धर्म में कोई भेद नहीं है। इस एक कॉमन प्लेटफॉर्म से, कॉमन फाउंडेशन से हमारी संस्कृति का विकास हुआ। लेकिन जब हम इससे अपरिचित हो गए समय के साथ, तो ये हुआ कि जहाँ विज्ञान का अंत होता है वहाँ से धर्म की शुरुआत होती है। आजकल यही जो नैरेटिव है पॉपुलर है, पर इसके पीछे जो है कारण है कि परंपराओं का छिन्न भिन्न हो जाना। जब हमारी वैज्ञानिकता समाप्त हो गई और केवल श्रद्धा बची, तब जो है ये अंतर आया हमारे समाज में। एक मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, एक सेकेंड। अगर हैं थोड़े से व्यवधान के लिए। तो ये जो है हमारे जो ग्रंथ लिखे गए एकेडमिक सेक्शन में और नॉन एकेडमिक स्कॉलर्स के भी द्वारा, उन्होंने ऋग्वेद की सोसाइटी या जो वैदिक सोसाइटी थी इसको गहराई से अध्ययन नहीं किया। और ये कोशिश की गई किसी भी वजह से, मैं उन कारणों पर नहीं जाना चाहता, कि हमारे जो वैदिक संस्कृति है इसकी जो फाउंडेशन है वो नोमेडिक्स या सेमिनोडमिक्स। सेमिनोडिक्स मतलब जो घुमंतु कबीले थे, इन कबीलों ने इसकी स्थापना की। जबकि सच्चाई क्या है आपके सामने है कि एक नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी थी इंडिया में और भारत में, और उस नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी में तरह तरह के लोग थे, सुविद्वांस थे, विद्वांस थे, दुर्विद्वांस थे, और भी बहुत किस्म के लोग थे। तो इन सब की एक सम्मिश्रित सोसाइटी थी। और लेकिन उसमें जो प्रभुत्व था वो विद्वानों के पास में था। विद्वान कौन थे? वो ऋषि भी हो सकते हैं और ऋषि नहीं भी हो सकते हैं, आगे हम देखते रहेंगे। हाँ, मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, क्वेश्चनिंग है, क्वेरी करना है, वो प्रश्न ही ब्रह्म का परिचायक है। ब्रह्म स्वयं भी कोई देवता नहीं है, ब्रह्म स्वयं भी लगातार विकसित होने वाला प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति में जो हो रही है, घटित हो रहा है, वही ब्रह्म है। तो ये दो बातें आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बातें, इन बातों की पुष्टि के लिए कि हम किस तरह की संस्कृति के पीछे, हमारे पीछे कौन सी ऐसी संस्कृति है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी वैज्ञानिकता स्पष्ट होती है। तो हम और आप सब लोग जानते हैं कि न्यूटन ने 16वीं सेंचुरी में एक क्वेरी रेस की थी कि ये जो सेब का पेड़ है, एप्पल, व्हाई डज इट फेल डाउन, नीचे क्यों गिर जाता है सूरज, इस सेब का जो फल है वो पेड़ से नीचे क्यों गिरता है, ये क्वेरी आई थी। लेकिन न्यूटन से कई हजार वर्ष पहले इस तरह की एक और न्यूटन की क्वेरी से ज़्यादा एडवांस क्वेरी हमारे ऋषि वामदेव गौतम ने हमारे सामने उपस्थित की थी। उनकी क्वेरी थी कि सूरज नीचे क्यों नहीं गिरता बल्कि अपने निर्धारित पथ पर चलता रहता है। देखिए उनके जो शब्द हैं, अनायतो अनिबद्ध, सूरज किसी से बंधा हुआ नहीं है। अनायतो, ये हिलता नहीं है। जो इसका आयतन है, जो इसका परिक्रमा या पथ है, उससे ये विचलित नहीं होता है। कथायम नैंगुत्तानो, ये किसी तरह से न नीचे, अन्यंगु मतलब नीचे नहीं आता, न ऊपर जाता है, न इसके पैर हैं। तो ये कैसे स्थापित रहता है? कया यादि शोधया, ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसे अपने स्थान पर, अपने पथ पर स्थापित करती है? उस शक्ति को, जो सेल्फ सस्टेनिंग पावर है, वो हम ऋग्वेद में कहते हैं, उसे कहते हैं सुधा, जो स्वयं का आधार होती है, जो हमारा आधार होती है, सुधा है वो। तो कया यति शुद्धा, इसका स्वयं का आधार क्या है, इसका सस्टेनेंस पावर क्या है, जिसे हम देखते हैं कैसे स्कंभा समृता पाति नाकम, ये एक ऐसे स्कंभ की तरह से है, एक खंभे की तरह से ये श्रद्धा है। इसकी सेल्फ सस्टेनिंग पावर है जिसे होल्ड करके रखती है, और ये सूरज कभी नीचे नहीं गिरता। तो ये ऋषि जो हैं इस तरह की समृद्ध ज्ञान परंपरा से आते हैं।
और इस तरह से विकसित हुआ हमारी उस समय की सोसाइटी। हालांकि तैतरी ब्राह्मण में हालांकि विषय नहीं था, पर विषय का आस्वादन करने के लिए मुझे कुछ याद आ रहा है कि जो ऋग्वेद की सोसाइटी है, जिसमें ऋषि हैं, जिसमें विद्वान हैं, दुर्विद्वान हैं, सब लोग हैं, ये जो सोसाइटी है ये व्यापार की सोसाइटी है। तो ऋग्वेद की जो सोसाइटी है तैत्तरीय ब्राह्मण के अनुसार ये वैश्यों की, व्यापार की सोसाइटी है, ब्राह्मणों की और ऋषियों की सोसाइटी नहीं है। ये एक बड़ा ही अनोखा प्राप्ति है स्वयं के लोगों द्वारा उस समय के परिवेश में दिया गया वर्णन, जो हमारी आइडेंटिटी बता रहा है कि ऋग्वेद की सोसाइटी व्यापार की, वैश्यों की सोसाइटी है। ये ब्राह्मणों की और ऋषियों की नहीं है। ब्राह्मण और ऋषियों के बीच में या विद्वानों के बीच में समाज का नेतृत्व रहा होगा, किंतु जो समाज है वो व्यापार के द्वारा, बिजनेस के द्वारा मूव कर रहा था। तो जब हम इतने बड़े व्यापारी हुआ करते थे ऋग्वेद के समय और अन्य वेदों के समय, तो हम कम से कम इतना जरूर स्थापित कर सकते हैं कि हम कोई नोमैडिक्स नहीं थे, हम कोई खाना बदोश नहीं थे। मेरी ये कोशिश रहती है कि हम अपने ऋषियों को उनके नाम के द्वारा और उनके कंट्रीब्यूशन के द्वारा जानें। इससे क्या होगा कि जो दूरी है हमारे परसेप्शन में, जो परसेप्शनल डिफरेंस है, हम आज बैठे हैं 21st सेंचुरी में और कम से कम 5,000 4,000 वर्ष पहले ऋग्वेद संकलित हो गए होंगे। लिखे कब गए होंगे उसके बारे में तो क्रोनोलॉजी बाद में कभी देख लेंगे। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो उनके नाम के साथ जाने तो हमारी जो उनकी टाइम की डिस्टेंस है वो बहुत नज़दीक आ जाएगी। जब उनका कंट्रीब्यूशन हम जानेंगे, हम अपने ग्रेट लीडर्स के कंट्रीब्यूशन को जानते हैं, किसने क्या किया, लेकिन अपने ऋषियों के कंट्रीब्यूशन को उनके नाम से, उनके किए गई डिस्कवरीज से, इन्वेंशन के नाम से नहीं जानते, तो हमें दूरी लगती है। हमें लगता है कि कुछ माइथोलॉजी है, कुछ मिथिक कैरेक्टर्स हैं, ये रियल ह्यूमन बीइंग नहीं थे हु वर वॉकिंग ऑन द अर्थ। ऐसा नहीं है। ये जैसे ये भारद्वाज हैं बृहस्पति के पुत्र, तो ये जो पाणिनि ने हमें सिखाया है कि जो पिता से जो पुत्र होते हैं उनमें उनके पिता का नाम किस तरह से जुड़ा हुआ होता है, वही आप देख रहे हैं। भरद्वाज बारहस्पत्य, बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज, भारद्वाज नहीं। जब इसमें भारद्वाज बड़े आ की मात्रा लग जाएगी तो फिर भरद्वाज का पुत्र हो जाएगा, थर्ड जनरेशन ऑफ बृहस्पति हो जाएगी। तो ये भरद्वाज हैं बृहस्पति के अपने औरस पुत्र। ये क्या कहते हैं, अजस्रम घर्मम मीमहे, मतलब जो ये जो स्टार्स हैं इसमें जो ऊर्जा का स्रोत है वो कभी घटता नहीं है। उससे जो घर्म ही हुआ है, गर्म बिगड़ करके समय के साथ में, और यही यूरोप में जाकर थर्म हो गया। तो थर्मामीटर आप यूज करते हैं, थर्मोडायनामिक्स, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा और थर्मामीटर आप यूज करते हैं। तो तीन सब के बीच में एक ही वर्ड है, जो मूल है वो क्या शब्द है, थर्म, गर्म और घर्म। तो अजस्त्रम घर्म मीम है, जो ऊर्जा हमें मिल रही है सितारों से, स्टार्स के साथ में, वो कभी खत्म नहीं होती। वो कोई ऐसा स्पेशल वर्ड उन्होंने बनाया, एक स्पेशल सोर्स है जो कम नहीं होता है। अभी कौन सा है, तो आज हम जानते हैं कि वहाँ पर फ्यूजन हो रहा है फिजिक्स के हिसाब से, कि जो स्टार्स की एनर्जी फ्यूजन के द्वारा हो रही है। तो उन्हें ये तो नहीं मालूम था कि वहाँ पे एटॉमिक फ्यूजन हो रहा है सूरज में, सोलर सिस्टम में या दूसरे स्टार्स में, पर उन्होंने ये पता कर लिया था कि जो एनर्जी जनरेट हो रही है स्टार्स में वो स्पेशल है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दी रेगुलर और दी ऑर्डिनरी फायर जो हम पृथ्वी में जिसको प्रयुक्त करते हैं। तो ये भारद्वाज ने हमें बताया। और इसके संबंध में एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ जो आप में से, जो कि आपका भाषा विज्ञान का केंद्र है, तो भाषा विज्ञान में निरुक्त आते हैं, जो इटमोलॉजी का ग्रंथ है। तो इटमोलॉजी में निरुक्त में एक रेफरेंस हमें मिलता है जिसमें यह है कि जो हमारे लोगों ने जब निरुक्त लिखा जा रहा था उस समय पर पहला एक एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या एक्सपेरिमेंट था, सोलर एनर्जी का। उन्होंने सोलर एनर्जी को कंसंट्रेट करके, जैसे हम आप 10th क्लास में आज अभी करते हैं कि बच्चों को कि आप एक मैग्नीफाइंग लेंस देते हैं, फिर वो ये सोलर एनर्जी को इकट्ठा करके जब पेपर में उसे हम थ्रो करते हैं तो फिर पेपर जल जाता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट इंडिया में हुआ, भारत में,
वैदिक सोसाइटी के आगे जब डेवलप हो गई, जब निरुक्त लिखा जा रहा था तो एक्सपेरिमेंट उसमें रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन उन्होंने लेंस, ग्लास का लेंस नहीं यूज़ किया था, उन्होंने मिरर यूज़ किए। तो जो कॉन्केव मिरर्स हैं और तो जो मिरर कैसे थे, मिरर थे हमारे कॉपर के या पीतल के रहे होंगे, स्पष्ट नहीं है वो, पर वो दर्पण से उन्होंने परावर्तित करके सूरज की किरणों को वो गर्मी पैदा की, फिर उसको उन्होंने गोबर के उपलों पर डाल करके उस गोबर के उपले को जलाया और गोबर का उपला जल गया। तो ये फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑफ द सोलर एनर्जी क्यों किया उन्होंने? वो जो ऋषि थे उनको ये क्यूरियोसिटी थी कि क्या जो सूरज से ऊर्जा आती है, जो धूप जनरेट हो रही, जो प्रकाश जनरेट हो रहा है और जो हम पृथ्वी में प्रकाश जनरेट करते हैं, दोनों में कोई समानता है नहीं। इफ देयर इज एन इक्वालिटी, इफ देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन टू फायर्स, two lights which are generated by the fire on earth and the fire in the solar system, वो दोनों में कोई सिमिलैरिटी है या नहीं, इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो वी वे आर एक्चुअली एक्सपेरिमेंट ड्रिवन सोसाइटी। आगे चलते हैं हम। अब ये जो फायर है जो सूरज में जनरेट होती है वो कैसे होती है, तो उसका उन्होंने एक अपने हिसाब से अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि इसका कारण है मातरिश्वन, एक वायु है। देयर इज ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ एयर, द गैसियस मटीरियल विच इज कॉल्ड मातरिश्वन। ये जो मातरिश्वन है, आविर्भाव सुकृतिया विवस्वते, अर्थात विवस्वत सूर्य को कहते हैं, ये आपको पता होगा। और हमारा जो मनु है, जहाँ से हमारी संस्कृति की शुरुआत होती है, तो वो वैवस्वत मनु, विवस्वत सूर्य के वंश से जुड़े हुए हैं, इसलिए विवस्वत ये हुए। तो वैवस्वत, विवस्वत का पुत्र, तो सूरज से, क्योंकि हमने अग्नि के आधार पर हमारी संस्कृति की शुरुआत हुई, हम लोगों ने सोलर एक्सपेरिमेंट्स किए, तो हमने अपने को जोड़ा सूर्य के साथ में, तो वो जुड़ाव है यहाँ विवस्वते। विवस्वत का अर्थात सूर्य, विवश और वैवस्वत, उससे जो उसकी सूर्य के आधार पर जो पहली अवेयरनेस आई, फर्स्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस आई, वो जिस व्यक्ति को आई वो हुए वैवस्वत मनु। तो मनुओं की शुरुआत सूर्य के आधार पर होती है। तो वही इस ऋग्वेद के इस मंत्र में जो हिरण्यस्तूप आंगिरस का मंत्र है, आंगिरस इसलिए क्योंकि अंगिरा की जनरेशन में है। तो तमग्ने प्रथमो मातरिश्वन है, जो मातरिश्वन है, जो गैसियस मटीरियल है, उसके द्वारा सूरज में प्रकाश हो रहा है। देखिए आपके यहाँ पर कहीं आपको दैवत्व वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल विज्ञान की बात है। दोनों ही मंत्रों में गोपवन आत्रेय का भी मंत्र है, ये भी कह रहे हैं कि मातरिश्वा यदममीत मातरिवातस्य सर्गो अभवत सरीमणि। कहने मतलब है कि जो मातरिश्वा है, ये वातस्य सर्गो, एक जब सृष्टि उत्पन्न हो रही थी, तब उस समय पर एक बहुत बड़ी पावर, एक गैसियस पावर जनरेट हुई जिसने पूरे विश्व को घुमा दिया। तो वही आज साइंस हमें कह रहा है कि शुरू में जो हमारे नेबुला जनरेट हुए और उसके बाद उस समय पर जो पावर जनरेट हुई, उसकी वजह से आज तक पूरा विश्व घूम रहा है। The world is in motion because of that initial, the primordial power of gas or the air power। वही गोपवन आत्रेय कह रहे हैं, मातरिश्वा यदममीत, मातरिश्वा ने जो आवाहन किया, तो मातरि वातस्य सर्गो, एक गैसियस सर्ग, एक फेज ऑफ गैसियस पावर जनरेट हुई, अभवत सरीमणि, जिसकी वजह से पूरा विश्व घूमता है ना। अब एक और दूसरी बात है, ये इस पर हालांकि कुछ लोगों ने लिखा है यंत्र के बारे में, कि यंत्रों का जो सिस्टम था वो हम लोगों ने डेवलप कर लिया था, हमारे पास यंत्र थे। क्यों? वो कौन से सोसाइटी, उस पर हम बाद में पहुंचेंगे। पर हिरण्यस्तूप आंगिरस का ये मंत्र देखिए कि सविता यंत्र है पृथ्वी मरमणात स्कंभने सविता द्याम दृहत, कि सविता अर्थात सूर्य जो है वो अपने यंत्रों के द्वारा, बाय इट्स मशीन, अपने यंत्र के द्वारा पृथ्वी को घुमा रहा है। तो यहाँ पर क्या बात होती है कि हम जो है न्यूटन की साइंस से बहुत पहले से हमारी, जब हम लोग साइंटिफिक ओरिएंटेड थे, जब हम डेवलप थे, अपनी हाइट पर थे, तब जो हम ये जान चुके थे कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी अरमणात है, ये घूम रही है, स्थिर भी है, घूमती हुई स्थिर है, क्योंकि वो हट नहीं रही है अपनी जगह से, अपनी जो इसकी पेरीफेरी है, अपनी धुरी पर घूम रही है और घूमते हुए स्थिर भी है, क्योंकि गति से जो स्थिरता प्राप्त होती है, जो बाइक आप चलाते हैं तो स्थिर हो जाते हैं, बाइक मूव भी कर रही, फिर भी आप एक जगह स्थिर हैं, गिर नहीं रहे हैं। तो वही दृष्टि, वही विजन है उनका, ऋषि का। पृथ्वी मरमणात स्कंभने, यंत्रों के द्वारा
पृथ्वी घूम रही है सूरज की, घूमती हुई पृथ्वी स्थिर भी है। सविता द्याम दृढ़ंत, कहाँ पर? आकाश में दृढ़ंत है, स्थापित है, दृढ़ता के साथ। दृढ़ंत का अर्थ हुआ दृढ़ता के साथ में। तो ये हमें हिरण, तो देखिए कई सारे ऋषि हैं जो इन बातों को हमें बता रहे हैं। अब ये पिछली स्लाइड में आपने देखा था गोप वनात्रेय हिरण्यस्तूपांगिरस। इस स्लाइड में भी हम हिरण्यस्तूपांगिरस का मंत्र देख रहे हैं। फिर आगे चल, ये एक और, ये निरुक्त का ही है, ऋषि उपमन्यु। उपमन्यु के बारे में आप जानते हैं कि उपमन्यु जो है भगवान कृष्ण के समय हुए द्वापर में, और इन्होंने बताया कि सूरज के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, जिन किरणों के द्वारा, उन किरणों के पुंज का नाम है सुषुम्ना। सुषुम्ना सूर्य रश्मि चंद्रमा गंधर्व, चंद्रमा को गंधर्व कहा। सुषुम्ना के द्वारा सूर्य की उस रश्मि को, जिसे सुषुम्ना कहा जाता है, उसके द्वारा ये गंधर्व चंद्रमा प्रकाशित होता है। दूसरी लाइन बहुत स्पष्ट है, रश्मि चंद्रमसम प्रतिदीप्यते। प्रति मतलब होता है रिफ्लेक्शन, सूरज की किरण चंद्रमा पर आके रिफ्लेक्ट करती है। प्रतिदीप्यते, स्वदीप्यते नहीं दीप्तिमान हो रहा चंद्रमा, प्रतिदीप्यते, सूरज की किरण से जो है वो दीप्तमान हो रहा है। और लिखा भी है नीचे, आदित्यो अश्य दीप्ति भवति, इसकी जो दीप्ति हो आदित्य के द्वारा प्राप्त होती है। ये ऋग्वेद में नहीं है, ये निरुक्त में है। तो निरुक्त के दो एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, एक तो वो सोलर एक्सपेरिमेंट उपले जलाने का, और दूसरा हम देख रहे हैं ये निरुक्त का। अब इसमें बड़े दुख की बात है और अच्छी बात भी है। दुख की बात ये है कि 1920 के आसपास यहाँ दिल्ली में, कौन है, दिल्ली में एक प्रगति मैदान जहाँ अभी बुक फेयर लगा हुआ था, उसके पास में ही एक रोड है, उसमें से गोविंद दास या एक स्कॉलर है जो भारत रत्न रहे, तो उन भारत रत्न अभी तक हमारे सिलेबस में, हमारे एकेडमिक सेंटर्स में, यूजीसी के सिलेबस में और कहीं भी अभी इसका ये इंक्लूड नहीं हो पाया, जबकि लिखने वाला भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो एक भारत रत्न थे। फिर देखिए सूरज की 7 किरणें। अब एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ओपन आई से देखेंगे तब आपको सब कभी 7 किरणें, अदर देन दी रेनबो और दी जब तक इंद्रधनुष ना देखें तब तक हमें नहीं पता लगता कि जो वाइट रेज आ रही हैं सूरज से या कहीं से भी लाइट की, तो उसमें 7 रंग हैं, और उन 7 रंगों के 3 ग्रुप्स हैं। विबग्योर जो है दैट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ 3 कलर्स। तो इन 7 रंगों को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर लिया हमारे लोगों ने, और मल्टीपल रेफरेंसेस हैं, मंत्र हैं, और ये बहुत लंबा है। मैंने कुछ ही लिए समय को देखते हुए कि जो है हमारी शेयरिंग हो जाए और रेफरेंस मिल जाए। फिर आगे जो है आगरा विश्वविद्यालय के से जो पेपर्स, रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हों, तो उन सब में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाए, इसलिए मैंने पीपीटी शेयर कर दी है मैडम के साथ में, डॉक्टर नीलम मैम के साथ में। तो त्रिमूर्धानम सप्तरश्मि गणी से, ये 3 जो है 3 सेगमेंट्स हैं इसके जो बड़े इंपॉर्टेंट है। मूर्धानम महत्व रखते हैं, त्रिकसा सप्तरश्मि, ये आप देख रहे हैं। अब इससे ये पता लगता है, जो कि नेक्स्ट सेशन में शायद मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, कि ये जो है देयर मस्ट हैव बीन ग्लास एंड द प्रिज्म एज वेल, ये रहा होगा, प्रिज्म रहा होगा, तभी तो इन्हें पता लगा कि जो वाइट रेज हैं सन की, इनमें 7 रंग होते हैं, क्योंकि 7 रंग देखे जाने वाली बात नहीं है, उसके लिए डिवाइस चाहिए हमें, तो डिवाइस रही होगी। तो जो अभी इन दिनों मेटलर्जी में नई डिस्कवरीज हुई हैं इंडस वैली एरिया में, और उत्तर प्रदेश में भी कोपिया एक जगह है गोरखपुर के पास, बनारस और गोरखपुर के बीच में। तो यहाँ पर जो न्यू एक्सकेवेशंस हुई हैं
उसमें वैरायटी का ग्लास मिला है, और इन सभी ग्लास की जो डेट है वो करीब 1800 2000 बीसी 2000 बीसी, मतलब 3,500 4,000 वर्ष पीछे तक जाती है। तो हम लोग मास्टर थे एक्चुअली में ग्लास प्रोडक्शन में, आयरन प्रोडक्शन में भी मास्टर हुआ करते थे। तो वो फिर बाद में किसी सेशन में देख लेंगे। फिलहाल ये है। और सूरज के द्वारा सूरज से रश्मियों वृष्टया ईशते, सूरज की रश्मियों से ही बारिश होती है। अब ये एक ऐसी चीज है जो शायद हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में एक पोजीशन दे देगी कि ये हम सब लोग जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च आई भी थी, आई थिंक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चेस TIFR के लोगों ने किया हुआ था कि ऋग्वेद में अत्रि ऋषि द्वारा देखा गया एक, अत्रि यहाँ भी हैं, अत्रि ऋषि द्वारा देखा गया एक सोलर इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण हुआ। और इस सूर्य ग्रहण तो उन्होंने पता कर लिया, पर वो जो बात नहीं जान पाए और या मिस हो गई वो ये थी कि हमारे ऋषि ने, अत्रि ने, जो सूर्य ग्रहण है इसकी साइंटिफिक स्टडी भी की थी। तो जब देखिए सूर्य ग्रहण शुरू होता है तब उसमें रिंग आती है, फिर वो बाद में फिर वो जब सूर्य ग्रहण खत्म होता है तो फिर वो अलग अलग कलर के सेट्स बैंड्स आते हैं लाइट के, और जो उस दिन एक ही दिन दिखते हैं। तो इन दिनों तो राफेल है या कि अभी F-35 ऐसे जो जेट हैं, फाइटर जेट्स लगा करके पीछे जो हुए हैं बहुत सारे सोलर इक्लिप्सेस, तो उस समय पर ऐसे फाइटर जेट्स को हवा में दौड़ा कर मूव करके टुवर्ड्स द शैडो, चेजिंग द शैडो ऑफ द मून ऑन अर्थ, तो उस शैडो को चेस करके स्टडी किया गया कि ये जो कलर वेरिएशन है क्या होता है। पर ये जो कलर्स का वेरिएशन है जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि पहले ब्लैकिश, पहले काला होगा, कृष्ण अंधेरा हो जाएगा, फिर जब ये धीरे धीरे सूर्य ग्रहण खुलता है तभी इसमें सफ़ेदी आती है, फिर उसके बाद में ये लाल रंग का हो जाता है, और लाल रंग होने के बाद में थोड़े दिनों के बाद, थोड़े समय के बाद में फिर ये जो सूर्य ग्रहण है ये इसका विमोचन हो जाता है, वर्णम अभ्यत ऋणत शुक्लासित, और फिर सफ़ेदी आ जाती है। तो ये जो रंगों का जो सीक्वेंस है ये वही सीक्वेंस है जो अभी साइंस के बच्चे पढ़ते हैं, जो सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमारी उस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी के बारे में क्या हुआ है कि हम लोगों ने जो अपनी साइंटिफिक हेरिटेज है या वेदों से अपने को काट लिया है, और हम लोगों ने अपना सारा कंसंट्रेशन है पुराणों पे रख लिया। तो पुराणों में वी हैव गॉट वेरी ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इन ऋषियों की कहानियां हैं, पर ऋषियों का जो काम है वो वेदों में है। तो काम तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, इनका क्या काम है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, हम इनकी कहानियां पढ़ रहे हैं, कैसे इनकी फैमिली लाइफ थी, क्या क्या था वो, उनकी पर्सनल लाइफ क्या थी, वो सब पुराणों में हम पढ़ रहे हैं, पर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक। इसके बाद फिर हम आते हैं नॉलेज पर। तो ये मैंने बताया एक पर्सपेक्टिव देने के लिए आप सबको कि किस तरह से सोसाइटी थी हमारी और किस तरह का नॉलेज हम लोग रखते थे। तो हम नॉलेज सोसाइटी थे, नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी थे, और जो नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी थी इसमें नॉलेज एक्विजिशन क्या था, इसकी नॉलेज की थ्योरी क्या होती थी, और फिर नॉलेज को हम लोग अक्वायर कैसे करते थे। तो पहले थोड़ा कंपैरेटिव व्यू ले लेते हैं यूरोप के साथ में, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन में रहते हुए बहुत घूमा हूँ भारत में, भारत के बाहर काफ़ी लंबे समय तक रहने का मुझे मौका मिला, और जो टॉप के विदेशों में मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे भारतीय विश्वविद्यालयों की तुलना में विदेशी विश्वविद्यालय उतने सक्षम नहीं है, समृद्ध नहीं है ज्ञान के मामले में जो हमारे पास होंगे। हमारा ज्ञान ये है कि कहीं अभी दबा हुआ है, वो चिंगारी कहीं दबी हुई है राख में, तो जिस दिन वो चिंगारी उठेगी उस दिन से फिर जो है हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ये कम से कम भारत के मामले में हमारी ज्ञान परंपरा के मामले में हमें फॉलो करना शुरू करेंगे, और फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे एकेडमिशियंस इन बातों को सामने रखना शुरू कर देंगे। तो देखिए जो नॉलेज है, नॉलेज एक टर्म होता है, ये जो नॉलेज वर्ड है या टर्म है, ये 14th सेंचुरी के बाद ही इस वर्ड ने नॉलेज की मीनिंग अडॉप्ट की। Knowledge means knowledge. It started only in the 14th century. तो आपका भाषा विज्ञान का विभाग है, तो हमें जो यूरोपीय लैंग्वेजेस हैं, इन लैंग्वेजेस में जो वोकेब्युलरी है, वोकेब्युलरी की हिस्ट्री भी यदि हम देखें तब हम एक बेटर कंपैरेटिव व्यू दे सकते हैं, न केवल इंडिया में इंडियंस के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि हम यूरोपियंस को भी उनकी
हिस्टोरिसिटी के साथ में उन्हें अपडेट कर सकते हैं। तो 14th सेंचुरी में हम देख रहे हैं कि यूरोपियंस ने नॉलेज के लिए दे स्टार्टेड यूजिंग नॉलेज फॉर द नॉलेज। उसके पहले 12th सेंचुरी में देखिए आप जो एटमोलॉजिकल कंटेंट में वहीं से लिया हुआ है, इट्स नॉट माय डिस्कवरी, इट इज अ कलेक्शन विच आई पिक्ड अप फ्रॉम देयर सोर्सेस, यूरोपियन सोर्सेस। वो क्या कह रहा है कि इट इज स्कैंडिनेविया में कुछ सेलिब्रेशन से रिलेटेड है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सुपीरियर, ऑनर, वर्शिप। 12th सेंचुरी तक ये सारे जो थीम्स हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, सुपीरियरिटी का, ऑनरिफिक्स हैं, वो वर्शिप्स है, इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता था ये वर्ड नॉलेज। फिर इसमें चेंज आया हुआ है और सारा यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है, बाकी आप पीपीटी से देख सकते हैं। और इंग्लिश की मिडिल इंग्लिश हिस्ट्री की कोई बुक्स उठाएंगे उसमें भी मिल जाएगा। तो नॉलेज बिकेम नॉलेज, या नॉलेज बिकेम रिफ्लेक्शन ऑफ द नॉलेज ओनली इन द 14th सेंचुरी, है ना। फिर देखिए उसमें भी एक दिक्कत है, समस्या है कि नॉलेज में के एक लेटर है स्टार्टिंग में, तो इस के बारे में बड़ी मिस्ट्री है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाई है। लेकिन इसमें एक वर्जन है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट हियर, द संस्कृत ज्ञा। अभी क्या हो गया है, मैं एक बात मजे की करना चाहता हूँ कि जो संस्कृत में ज्ञा है, ज्ञान का ज्ञा है, अभी हमारे कुछ गुरुकुल के लोग और कुछ संस्कृत प्रोफेसर्स ज्ञा का उच्चारण ज्ञा करने लगे। ज्ञान विज्ञान कहें, विज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, संधि का प्रयोग नहीं करते हैं, संधि को तोड़ देते हैं और विज्ञान को विज्ञाना, जो कि गलत है। कि जब आप शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो जो संपूर्ण शब्द बना है संधि और समास के सहित उसका उच्चारण करेंगे। लेकिन थोड़ी सी पेक्यूलियरिटी बताने के लिए कि हम कुछ डीपर सेंस रखते हैं, थोड़ी गहराई में है, तो विज्ञान को विज्ञान कहना ये शुरू हुआ है। पर यहाँ पर यूरोपियंस खुद कह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि संस्कृत ज्ञा है, तो ज्ञा से क्नो, ज्ञा से ज्ञान जो है बनता है, ज्ञान का ही रूपांतरण नो के रूप में होता है। और इसमें पूरी सीक्वेंस दी हुई है। मैंने इसे स्टडी नहीं किया है कि ये कहाँ से उन्होंने कंक्लूड किया, बट दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ द डे कि यूरोपियन स्कॉलर्स कह रहे हैं कि संस्कृत ज्ञान से नो बन रहा है। अब उसकी पूरी सीक्वेंस है। अवेस्तन ज्ञान का जानता जो होता है, अब जानते हो वही है जान जयनीति, ये अवेस्तन सोर्सेज में है। तो उसके बाद में ओल्ड पर्शियन में आप जाएंगे, फिर ओल्ड स्लेवोनिक में, ये तो जो स्लेवॉक्स लोग हैं जो यूक्रेन के मूल निवासी हैं, सिटीजन्स हैं, इनको हमें बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए, स्लेवॉक कल्चर को और स्लाव्स को, क्योंकि रशियन और यूक्रेनियन दोनों ही स्लेवॉक्स हैं और स्लाव्स हैं, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो देखिए ये भी जनाती स्लोवाकियंस की, हमारा जो इमीडिएट डिस्टेंट रिलेटिव है वो स्लेवॉक्स हैं, स्लाव्स हैं। ये दो सब कम्युनिटी है एक ही कम्युनिटी की, स्लाव स्लेवॉक। तो ये दोनों ये कह रहे हैं जनाती, ज्ञान से ही जुड़ा हुआ, बिल्कुल स्पष्ट करीब का शब्द यूज करते हैं ज्ञान के लिए। और फिर रशियन का भी है यहाँ पर। लैटिन आप देख रहे हैं, लैटिन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, गुनो होता है, कना ज्ञान का गुनो हो जाता है, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन वैसा, ज्ञान ही चल रहा है, ज्ञान का गुनो हो जाता है। फिर ग्रीक में जाकर ये जिग्नोस्केन हो जाता है। तो जा और ज्ञा आपस में लगातार इंटरप्ले कर रहे हैं सारा। तो ये आप देखिए कि ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हुई, कि सारा यूरोप उसे कॉपी कर रहा है, सारा यूरोप उस वर्ड को यूज कर रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में, जो कि 14वीं शताब्दी के पहले नहीं कर रहा था। तो ऐसा क्या हुआ यूरोपियन हिस्ट्री में कि ज्ञान की, नॉलेज की मीनिंग चेंज हो गई है 14th सेंचुरी के बाद। उसके पहले सुपीरियरिटी, ऑनर, वर्शिप, रिवेंज, सेक्सुअल इंटरकोर्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से नॉलेज का यूज़ होता रहा यूरोपियन लिटरेचर में। नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। अब आपको बताता हूँ कि एक और मिथ हम बस करने जा रहे हैं कि, हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि ज्ञान के आधार पर हमारी संस्कृति, नॉलेज सोसाइटी थी, हमारी संस्कृति उठी। ऋषि वशिष्ठ ने हमें एक मंत्र ही दिया है साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा सही और गलत को डिफ्रेंशिएट करने का। जब हमने साइंस पढ़ी, मैंने, तो हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि बाय एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स वी डिस्टिंग्विश द
ट्रुथ एंड फॉल्सिटी। वही ये ऋषि वशिष्ठ ने कहा हुआ है, सुविज्ञानम चिकित्से जनाय सच्चा सचवत्सी पस्पृधाते। जब पीपल compete with each other, जनता, जनाय मतलब होता है जनता, जब जनता compete करती है, पस्पृधाते मतलब compete करना, जब आपस में compete करती है by making true and untrue claims, एक ही बात को दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं और एक सही कह रहा है दूसरा गलत कह रहा है और दोनों आपस में कंपटीशन में हैं, तब हम कैसे पता करेंगे कि सच क्या है गलत क्या है? तो इसका ऋषि वशिष्ठ ने हमें सुझाया है, सुविज्ञानम चिकित्सा, बाय साइंटिफिक मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस। जो क्लेम्स हैं हम उनको विज्ञान के द्वारा, वैज्ञानिक विधि के द्वारा हम चेक करेंगे कि हु इज राइट एंड हु इज द रॉन्ग। तयोर यत् असत, तयोर यत् सत्य, तब उस असत्य से सत्य को निकाल लिया जाएगा। और सत्य कैसा होगा? सत्य, जो सत्य होगा बिल्कुल स्ट्रेट होगा, सिंपल होगा। जो सिंपल है, स्ट्रेट है, जिसमें कोई मिसलीडिंग एलिमेंट्स नहीं है, कोई टर्निंग नहीं है, कोई ट्विस्टिंग नहीं है, दैट इज द ट्रूथ। ट्रूथ इज ऑलवेज सिंपल। और ट्रूथ की जो ट्रूथनेस है वो हमारी परंपरा में सोम, जो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है, टॉप पार्ट जो होता है ब्रेन का, मस्तिष्क का, उसका रूलर है सोम। तो इस जो सत्य में जो ज्ञान है, विज्ञान है, इसका जो रूलर है देवता, विज्ञान का रूलर देवता है, वो कौन है? सोम। सोमपान भी करते थे। आपको ये भी पता लग गया है कि सोम कहाँ मिलता था। सोम मिलता था आपका जो हिंदू कुश वाला जो एरिया है उसके आगे। एक हार्वर्ड का प्रोफेसर है, काफ़ी दिनों तक मेरे साथ जुड़ा रहा, प्रोफेसर माइकल विट्जल। तो माइकल विट्जल ने एक विजिट की थी 8-9 साल पहले, 12-14 में लग रहा है, या शायद उसके भी पहले 2008-9 में। तो इसने जो है वहाँ विजिट की और वहाँ देखा कि सोम के पौधे वहाँ पर हैं, और जो होम है, होमा है, ये इस तरह का वर्ड भी वहाँ पर अभी भी, सा कहा वाला जो उच्चारण दोष हो जाता है वो अभी भी वहाँ प्रयुक्त किया जा रहा है। वो कभी बाद में मौका मिला तो फिर सोम पर हम लोग बात कर लेंगे कि अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिल्कुल अज्ञात हो। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। संच को जल्दी मैं खत्म करना चाहूँगा, समय ज़्यादा हो रहा, पर एनीवे देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि कंपैरेटिव जो व्यू है हम इंडिया वर्सेस वर्ल्ड रखें, शुरू करें। और आगरा यूनिवर्सिटी जैसे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से बात शुरू हो कि देखिए हम कितने तरह के ज्ञान से परिचित थे, और इसमें आप जो है ट्रांसलेशंस के द्वारा नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन जो अभी तक किए गए हैं भारत में, अनुवाद जो किए गए हैं, उनमें इनकी एक साधारण अर्थ लेकर के जो इन शब्दों में जो डिस्टिंक्शंस है, उस डिस्टिंक्शन को डिस्टिंक्टिफाई नहीं किया गया है। एक सबको ज्ञान के अर्थ में लेकर साधारण उपनिषदों का अर्थ कर दिया गया है। जो भी उपनिषद हैं, जितने उपलब्ध हैं, उन सारे उपनिषदों में ये, और ब्राह्मण ग्रंथों में ये समस्या है। तो 3 तरह के नॉलेज की बात हमारी परंपरा कहती है। कौन से 3 नॉलेज हैं? वो है संज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान। इनके द्वारा जाना जाता है। तो 3 तरह के नॉलेज हैं। द 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज वी आर टॉकिंग अबाउट in our long tradition, and those are the संज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, है ना। फिर जो क्या होता है कि ये एक जगह नहीं है, तैत्तिरीय ब्राह्मण मात्र में नहीं है कि एक ही जगह है संज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम। ये बहुत सारे ग्रंथों में, फिर गीता में आप देखते हैं कि स्थिति प्रज्ञ, भगवान कृष्ण ने बताया है कि जो मुझे प्राप्त करते हैं, जिनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है, वो स्थिति प्रज्ञ होते हैं। प्रज्ञ क्यों? संज्ञान बहुत आसान है, संज्ञान को मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा अगली वाली स्लाइड में, पर मैं आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान चाहता हूं किसमें? प्रज्ञान में। तो प्रज्ञान किससे, कहां उत्पन्न होता है? प्रज्ञान प्रज्ञा में उत्पन्न होता है। तो ये प्रज्ञान की स्थिति है, जो जहां पर हमारे अंदर प्रज्ञान उत्पन्न होगा, वो कब होगा? जब हम स्थिति प्रज्ञ होते हैं। तो अब ये देखिए, थोड़ा सा रिलेशन आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि प्रज्ञानम, प्रज्ञान से बनता है स्थिति, एक स्थिति बनती है स्थिति प्रज्ञ होने की। अभी भी प्रज्ञ पर रहस्य कि प्रज्ञ क्या है। तो प्रज्ञ क्या है? योग दर्शन में पतंजलि बताते हैं आज से करीब 2200-2300 वर्ष पहले कि प्रज्ञा वो है जिसपे रितम भरा भरी होती है, जो रित का ज्ञान है, जो यूनिवर्सल नॉलेज है ऑफ द नेचर, जो प्रकृति के सत्य का जो ज्ञान है, जो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं, जो हमेशा एक रहते हैं। वो परिवर्तित तभी होंगे जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा।
तो रितम भरा जो रित है, रित से ही अंग्रेजी का राइट बना हुआ है ना, उसी से रिचुअल्स दूसरी सारी चीज आती हैं। तो भले यूरोपियंस जो है राइट की मीनिंग, उसकी ओरिजिन भूल गए हैं, या रिचुअल्स की बात कर रहे हैं तब उसकी मूल रित को भूल रहे हैं। हम कम से कम हम भी भूल रहे हैं, लेकिन हमारे सामने अभी भी वो ट्रेडिशन के ट्रेसेस हैं। तो जो रितम भरा है, ऋतुओं से आप जोड़िए, जो ऋतुओं का नॉलेज हो गया एक तरीके से, और उससे भी ऊपर, सत्य से भी ऊपर रितम भरा है, रित होता है। रित क्या, सत्य क्या है? सत्य ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, ट्रुथ है, जिसे हम मटेरियलाइज कर सकते हैं, सच हो जाता है। लेकिन जो मटेरियलाइज नहीं है, जो नेचर के बिहेवियर में है, जो उसके रूल्स छिपे हुए हैं, उस नॉलेज को हम कहते हैं रितम भरा। और ये नॉलेज जिस बुद्धि के द्वारा, जिस जिस मेधा के द्वारा हमें प्राप्त होता है, वो है प्रज्ञा। तो प्रज्ञानम इज नॉट विज्ञानम, प्रज्ञानम इज नॉट संज्ञानम, है ना। ये मैं स्पष्ट करना चाहता था। यदि आपको स्पष्ट हो गया है तो आप मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं दोबारा आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। और फिर जो है, अब यहाँ पर एक बात आती है विद्या की। तो विद्या हमें कैसे प्राप्त होती है ना। विद्या मीन्स लर्निंग। तो जो लर्निंग का अकुमुलेशन है, जो हमने सीख लिया है, जो हम रिटेन कर रहे हैं, वो है विद्या। तो विद्या कैसे प्राप्त होती है? विद्या के लिए एक स्पेशल फैकल्टी हमारे ऋषियों ने हमें बताई है, तो वही तैत्तिरीय ब्राह्मण में आती है, विद्या वै धिषणा। तो ये जो धिषणा है, धी धी मीन्स जो धी मीन्स जो इंटेलिजेंस, हमारे जो इंटेलिजेंस हमारे इंटेलेक्ट में स्टैब्लिश्ड है, जो जो हमेशा विद्यमान रहती है, वो हेलो। इंटेलेक्ट में जो ललित सर। अकुमुलेशन होता है, जो हमारा ज्ञान संचित जहाँ पर होता है हमारे भीतर, उस बुद्धि को कहते हैं धिषणा। और इस धिषणा में जितनी ऊर्जा होगी, जितनी शार्पनेस धिषणा में होगी, उतने ही अच्छे हम अपनी विद्याओं में होंगे। क्योंकि विद्या ज्ञान से अलग है। विद्या एक प्रोसेस है, प्रक्रिया बताती है विद्या। विद्या से हमें ज्ञान होता है, विद्या से हमारी स्किल भी आती है। तो विद्या के लिए एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए, एक डिफरेंट क्वालिटी हमें चाहिए, उसे एक नाम दिया है। और ये शायद पूरे वर्ल्ड में हमारी ही संस्कृत में नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड धिषणा। धी से ही संबंधित है। जो ऋग्वेद, जो गायत्री मंत्र में आता है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तो ये उसी धी की बात हो रही है। द डिस्टिल्ड क्वालिटी ऑफ लर्निंग इज धिषणा। तो वो धिषणा हमें मिल रही है हमारी परंपरा में। और प्रज्ञान क्या होता है, उसका एक उदाहरण है प्रज्ञानाय नक्षत्र दर्शम। जो नक्षत्रों को देखते हैं, नक्षत्रों की स्टडी करते हैं, उन्हें प्रज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म आपको मिलता है उपनिषदों में। तो प्रज्ञान क्या है? पूरे ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, जो प्रकृति में निहित है, समाहित है, उस ज्ञान को जानना, जिसे हम अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं करते हैं। अब इसका एक आगे चल के प्रयोग हो गया प्रज्ञा चक्षु। तो प्रज्ञा चक्षु कौन है? जो देख नहीं पाते, जिन्हें दिखता नहीं है, वो हो गए प्रज्ञा चक्षु। क्यों? क्योंकि प्रज्ञान वो ज्ञान है जो प्रकृति में निहित है, जिसके लिए हमें हमारी इंद्रियों की जरूरत नहीं है। अब जो जिन्हें दिखता नहीं है बेचारे, उन लोगों की एक इंद्री काम नहीं करती, चक्षु जो है काम नहीं करते। तो एक मजाक में, या कि एक उन्हें सम्मान देने के लिए उनको कह दिया गया प्रज्ञा चक्षु। वो प्रज्ञा से देखते हैं, ज्ञान के चक्षु। प्रज्ञान मतलब वो उनके लिए जो सहज ऐन्द्रिक ज्ञान है, वो भी एक विशिष्ट ज्ञान है। वो अपने अपने नॉलेज के द्वारा अपने आसपास का जो परसेप्शन है उसे लेते हैं, परसेप्टिबल करते हैं। और उसके बाद फिर उन्हें आप देखेंगे कि प्लेटफॉर्म में भी जो नेत्र विहीन है, वो भी किसी तरह से अपना रास्ता तय कर लेता है समय के साथ में। तो ये जो प्रक्रिया है वो कैसे करता है? वो इंद्रियों से तो करता नहीं है, हालांकि उनके पास में कुछ स्टिक वगैरह भी होती है, फिर भी नहीं करता है। उसमें कहीं ना कहीं उसके माइंड की फैकल्टी इन्वॉल्व होती है। तो जहाँ पर इंद्रियतीत, इंद्रियों से परे जो ज्ञान का उपार्जन है, वो एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज विच इज बियॉन्ड अवर सेंसेस, दैट इज द प्रज्ञान। और उसी लिए एक विकृत होकर के या एक सुंदर बना करके शब्द को कहा गया प्रज्ञा चक्षु। और हम महाभारत से जान पाते हैं कि प्रज्ञा चक्षु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके लिए? धृतराष्ट्र के लिए। धृतराष्ट्र को प्रज्ञा चक्षु कहा गया है, महाभारत में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे।
अब संज्ञान जो है, क्योंकि देखिए मैंने कह तो दिया कि संज्ञान जो है इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान है, पर इसका प्रमाण चाहिए, एविडेंस। तो एविडेंस जो है हमें गौतम के न्याय सूत्र से मिलता है। उस न्याय सूत्र को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, क्या है न्याय सूत्र? न्याय मतलब जस्टिस के लिए नहीं है भाई, वो लॉजिक का ग्रंथ है। और किस तरह का लॉजिक? लॉजिक है डिफ्रेंशिएट करने का। ज्ञान के जो स्रोत हैं जो हमें इंद्रियों से मिलते हैं, इनको हम कैसे एक विधा के रूप में देख पाएँ, उसका जो ग्रंथ है वो है गौतम का न्याय सूत्र। जो न्याय मीमांसा है वो है। कभी कभी मैं कहा करता हूँ अपने जो लोग हमारे साथ में रहते हैं विश्वविद्यालयों में या रिव्यू करते समय, कि this न्याय सूत्र is a ग्रंथ, it's a scripture for getting no confusion, it's a scripture for no confusion। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं न्याय सूत्र तो आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब एक चीज़, एक पक्ष दिखाया गया और उस पक्ष में कुछ कंटेंट है, इम्पोर्टेंस है, कुछ उसमें वैल्यू है, उस वैल्यू को गिराने के लिए फिर हम एक उसकी एक डिफरेंट वे कंपैरिजन करते हैं किसी और चीज़ के साथ। एक बड़ी महत्वपूर्ण की चीज़ की, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, उससे तुलना कर दी हमने बिल्कुल हल्की चीज़ से। इस तरह से करके जो लोग हैं जो वैल्यू गिराना चाहते हैं किसी चीज़ की, वो उसको यूज़ करते हैं। टैक्टिस है ये, टैक्टिस जो है। और इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इस ग्रंथ में न्याय गौतम के न्याय सूत्र में भरी हुई हैं। यदि हम पढ़ेंगे न्याय सूत्र और उसको आत्मसात करेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, आई कैन गारंटी। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुमानों पर, ये शब्द ये आप लोगों को पता ही होगा, पर मैं इसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव पेश कर रहा हूँ आपके सामने। दूसरी लाइन पर आइए। प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाणानी है तो सबको पता है, सभी अकेडमिक्स को पढ़ा है और मुझसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर दूसरी लाइन में महत्व है। संज्ञान क्या है? जो इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न ज्ञान है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, जो हमारी जो ये जो सेंस परसेप्शन है, इंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो स्पर्श से मिलता है, कानों से श्रवण करने से होता है, आंखों से देखने से होता है, वो है संज्ञान। तो इस तरह का डिस्टिंक्शन करने वाले जो लोग हैं, वो कल्चर है, वो उनकी वो कल्चर किस तरह की रही होगी, वो आप जरा इमेजिन करिए। एक एक शब्द, एक एक शब्द, तो उस एक एक शब्द की व्याख्या, फिर उसका लिखित प्रमाण, ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ कर गए हैं हमारे पूर्वज, जिन्हें हम कहते हैं ऋषि। और साथ में उन्होंने आप्तोपदेशः, जो आविष्कारक है, जो किसी चीज का प्रणेता है, उसके द्वारा कहे गए शब्द को भी हम प्रमाण मानेंगे। ये हमारी परंपरा में भी हमें सिखा दिया गया है। जो अंतिम है, आप्तोपदेशः शब्द। यदि मैंने कोई इन्वेंशन की है तो आई एम द अथॉरिटी। तो हु इज द अथॉरिटी? आप देखेंगे टीवी में आजकल जब चैनल्स में डिबेट होती रहती है, तो उसमें कुछ लोग एक यूनिवर्सिटी है यहाँ दिल्ली में, JNU, उसका जो प्रोफेसर आए कहेगा कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा। ही इज क्वेश्चनिंग द ह्यूमन फैकल्टी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये उसका आंसर है। अथॉरिटी कौन है? आप तो उपदेशक, जो इन्वेंटर है, जो फाउंडर है, ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी। ये हमें यहाँ बता दिया गया। अदरवाइज हमारी ट्रेडिशन ने हमें बताया है कि हर व्यक्ति में, चाहे वो सनातनी हो, हिंदू हो, गैर हिंदू हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी कल्चर से संबंध रखता हो, सबके बीच, सबके भीतर हमारे ऋषियों ने हमें बताया है कि विज्ञानमय कोश है। हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में एक सिस्टम बना है विज्ञानमय कोश। वो कहता है कि जो मनुष्य, ह्यूमन सिविलाइजेशन चाहे कहीं की भी हो, वो फाइनली साइंस ओरिएंटेशन ही लेगी, वो साइंस ओरिएंटेड ही रहेगी। वो यदि आज मैथोलॉजी में है, पौराणिक कहानियों में है, या उपन्यासों में चल रही है, फिक्शन में चल रही है, कोई बात नहीं। Once upon a time in their course, it will lead to a scientific orientation। वो अंत में विज्ञान की साथ ही स्थित होगी। ये भी हमें हमारी संस्कृति ने बता दिया। तो इस तरीके से नॉलेज का एक्विजिशन हमारी ये हमें पता लगती है कि प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाणानी तो हैं,
पर विज्ञान ही हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो नियति है वो विज्ञान है, और विज्ञान से धर्म हमारा अलग नहीं है, क्योंकि हमने देखा है ऋग्वेद के मंत्रों में कि वशिष्ठ हमें बता रहे हैं जो ग्रंथ है ऋग्वेद हमारे धर्म का मूल, वहाँ विज्ञान की बात है, विज्ञान का महत्व स्थापित किया जा रहा है। तो विज्ञान और धर्म में कोई अंतर हमें नहीं करना चाहिए। हमारी परंपरा नष्ट भ्रष्ट हो सकती है, टूट सकती है, विशृंखलित हो सकती है, लेकिन जो परंपरा के सूत्र हैं वो उपलब्ध हैं, तो हम अपने रॉन्ग परसेप्शंस को ठीक करते चलें। ये भी एक उद्देश्य था मेरा। अब प्रज्ञान जो मैंने बार बार डिस्कस से एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो ये गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि प्रज्ञा प्रतिष्ठित कब होती है, मतलब प्रज्ञान हमें मिलेगा कहाँ, जब हमारी प्रज्ञा होगी, और हमारे जीवन में प्रज्ञा कब प्रतिष्ठित होगी। तो इन्होंने जो गीता का जो दूसरा अध्याय है, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे श्लोकों में एक्सप्लेन किया है कि प्रज्ञा की प्रतिष्ठा के लिए हमारा जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो होना चाहिए, हमें अनुशासित होना चाहिए, हमारा मन जो है वेवरिंग नहीं होना चाहिए। इसमें यदा संघरते चायम कूर्मंगानि सर्वशा इंद्रियाण अर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, नहीं किसी और पर है शायद जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब है कि डेविएशन नहीं होना चाहिए। हमारा माइंड ऐसा होगा जब हम डेविएट नहीं हो रहे हैं और अपने आप में प्रसन्न हैं, संयम के साथ में हैं, सभी तरह सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः। वो कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब आप संयम में होंगे और मुझ पर विश्वास करेंगे तब प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब आपके भीतर प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी। प्रज्ञा प्रतिष्ठित होने पर वो नहीं कह रहे हैं कि मुझे मानो, वो कह रहे हैं कि प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी, देन यू विल कम टू नो योर नेक्स्ट स्टेप। आप अपने पथ का प्रदर्शन स्वयं कर पाएंगे, पथ प्रदर्शन की क्षमता आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने गीता में ये हमें कहा है। अगले वाली स्लाइड में भी कुछ है, देखते हैं। इसमें कुछ और हैं, तो ये 10-12 श्लोक हैं ऐसे जिसमें भगवान कृष्ण ने हमें बताया है कैसे प्रज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो आज के लिए कुछ बातें और मैं कहना चाह रहा था, पर हम आ गए हैं समाप्ति पे। एक सीन स्लाइड्स में शायद मुझसे मिस हो गया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो साइंस की हमारी ट्रेडिशन रही है, तो फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज, हमारी जो वैज्ञानिक मेथड्स हैं, इसमें 2 बातें और रही हैं, जो वो 2 बातें हमें मिलती हैं आयुर्वेद के ग्रंथों में। चरक ने ये डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि एक होता है इंडिविजुअल एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज, जो एक आदमी अपनी टैलेंट से, अपनी परस्यूट से, अपनी कोशिश से प्राप्त करता है, और दूसरा होता है एक समाज, जब वहाँ पर आपस में संवाद होते हैं और फिर उस संवाद से ज्ञान का एक्विजिशन, ज्ञान का उपार्जन होता है। वो विधि लिखी है, डॉक्यूमेंट की है चरक ने, चरक संहिता में। तो चरक संहिता कैसे सामने आई थी, हम आयुर्वेद वाला पार्ट छोड़ देते हैं, उससे हम संबंधित नहीं है। जिस तरह से एक कॉन्फ्रेंस हुई हिमालय की तलहटी में, और उसमें करीब 50 के आसपास ऋषि साथ बैठे, और फिर उन्होंने वहाँ पर ये हमारी लॉन्ग लाइफ कैसे हो, दीर्घ आयुष्य हमें कैसे प्राप्त हो, उसके लिए आपस में अपने ज्ञान को समीक्षित किया। सब लोगों ने मिलकर इसकी समीक्षा की। तो वह एक बहुत ही जानने लायक चीज़ है, जो ये बताती है कि कैसे हम जो है कॉन्फ्रेंसेस से वैल्यू जनरेट कर सकते हैं और कैसे नॉलेज शेयरिंग होती है। तो वो बात रह गई। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता था एक कुछ बातें और, कि केमिकल जो नॉलेज था, केमिस्ट्री का जो नॉलेज था इंडिया में, वो हमें आयुर्वेद के ग्रंथों से ही मिलता है। हम लोग जो है एसिड और क्षार, मतलब कॉस्टिक जो नेचर है केमिकल्स का और जो एसिडिक नेचर है केमिकल्स का, इन दोनों से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। और ये फिर किसी और सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट आई विल डू दैट, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें ये बताना है अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, कि हम केवल थ्योरी पे जीने वाले लोग नहीं थे। हम लोगों ने इन्वेंशंस किए हम लोगों ने इन्वेंशंस किए, और वो इन्वेंशन से प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोगों ने, प्रैक्टिकल साइंटिफिक नॉलेज
हम लोगों ने गेन किया, और ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड किया है चरक ने। धन्यवाद। यहाँ से बोलो, आवाज नहीं आती जाएगी। हेलो, आ रही है। सारा जो सेशन है मैंने ऑफलाइन अपना कैमरा ऑफ करके कर दिया। सॉरी। हेलो ललित विश्वास जी, सर एक रिक्वेस्ट आपसे, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो ललित सर, हेलो। हेलो सर, am I audible to you, ललित सर? हेलो, मेरे फोन सर से अभी एक थोड़ा सा रुक जाइए। हेलो हेलो जी सर। हेलो हेलो सर, नमस्कार, मैं लोग बोल रहा हूँ। हेलो सर, आ रही है आवाज, आ रही है। सर, मैं एक बात के लिए बड़ा चिंतित रहता हूँ कि हम लोग अपने पूर्व की बखान बहुत अच्छा करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा एक बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास भी रहा है, परंतु कभी कभार डर लगता है कि कुछ कारण भी थे जिनके कारण हम अपने अतीत को में हारे, या अतीत के अकॉर्ड समय के अनुसार हमने अपने को परिवर्तित नहीं तो किया, नई कुछ क्वेरी हो तो मैं वहां से स्टार्ट कर सकता हूँ। एक सेकंड सर, हेलो, आप लोगों में से किसी की कोई क्वेरी है? तो सर जो पार्ट मैं जो भी पॉइंट्स देंगे उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, ओके ओके। जो मुझे लगा कि काफ़ी समय हो गया है और आप लोग बोर हो चुके होंगे। पहले भी थोड़ा सा व्यवधान आया, और फिर अभी 12:30 बज चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर भी होगा। तो जो बातें मैं कहना चाह रहा था कि केमिकल इंजीनियरिंग में, हालांकि स्लाइड में वो स्लाइड शायद मुझसे छूट गई है, मैं शेयर कर दूंगा दोबारा उसको ऐड करके, कि केमिकल इंजीनियरिंग में जो आज हम पढ़ रहे हैं एसिड्स और कॉस्टिक फीचर्स ऑफ द एलिमेंट्स, जो कॉस्टिक सोडा होता है, तो ये दो चीज़ें हैं, इन चीज़ों की नॉलेज हमें थी, और सुश्रुत ने, चरक ने, दोनों ने इनको जब इनका बंधों का, उन्हें बंध कहते हैं वो इन चीज़ों को, उनका नाम संस्कृत में जो यूज़ किया हुआ है, उनको डिस्क्राइब किया। कैसे डिस्क्राइब किया है? देखिए, जो एसिडिक है वो अम्ल है, और जो कॉस्टिक है वो क्षार है। तो दो तरह के क्षार उन्होंने सुश्रुत ने जिनका उल्लेख किया है, वो है एक तो यवक क्षार। यवक का मतलब क्या होता है? जौ। जौ मतलब आप जानते हैं बार्ले। तो जो जौ है या बार्ले, इससे जब आप इसे भूनते हैं, जलाते, इसकी जो राख बनती है, जो इसकी ऐश बनती है, वो होती है, क्षारीय होती है, कॉस्टिक नेचर की होती है। तो वहाँ से वो कास्टिक जो होता है, जो क्षार है, वो उत्पन्न करते थे, और साथ ही साथ में वो एसिड भी बनाते थे। तो जो सल्फर का एसिड है, सल्फ्यूरिक और सल्फेट्स हैं, इनका नॉलेज हमें था, और क्षार का भी था, कास्टिक का। प्लस जो है एसिड और क्षार, इन जब दोनों की हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो फिर वो दोनों बैलेंस्ड हो जाती हैं, जिससे कि वो कहते हैं कि मिठास, मैंने एक मिनट देखता हूँ मेरी डायरी में भी लिखा हुआ है, तो हाँ, यवक क्षार और सर्जिका, ये दो तरह के क्षार का कॉस्टिक फीचर जो है केमिस्ट्री का, ये चरक ने
डॉक्यूमेंट किया हुआ है। और फिर दोनों क्षार और एसिड अम्ल का जब दोनों को हम मिला देते हैं तो फिर इसको कहा है उन्होंने क्षार प्रयोगे विषजम, इससे जो है दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। मतलब एक जो पीएच वैल्यू होती है जो सेवन की, जब कोई केमिकल सोल्यूशन है ना वो क्षारी होता है ना एसिडिक होता है, तो वो उसको अभी हम आज की डेट में कहते हैं पीएच वैल्यू से मेजर करते हैं। तो पीएच वैल्यू तो निश्चित रूप नहीं थी उस समय, पर उन्हें इस बात का ज्ञान था कि जब दोनों समान मात्रा में इंटेंसिटी में जब क्षार और अम्ल मिला दिए जाएंगे तो वो कहते हैं कि जो द्रव्य है वो मधु बन जाएगा। मधु का अर्थ हुआ वो दोनों के क्षारीयता और एसिडिक नेचर दोनों बैलेंस आउट हो जाएंगे और वो मधु अर्थात मीठा हो जाएगा। मीठे का मतलब होता है स्वीट नहीं होगा, कहने का मतलब है कि वो नुकसानप्रद नहीं रहेगा। ये चीज़ हमें नॉलेज दिया है इन्होंने, चरक ने। और ये चरक ने इनको इन्वेंट नहीं किया है, ये ट्रेडिशन में था, चरक ने इसे डॉक्यूमेंट किया हुआ है। एक और चीज़ जो चरक ने हमें बताई जो वो है कि क्षारीयता ज़्यादा होती है। उस समय पर जब ये सैंधव जो इंडस जो सिंधु नदी के किनारे का हिस्सा है वहाँ पर एक काला नमक पाया जाता है जो क्षारीय होता है। तो जब हमारी सोसाइटी में नमक का यूज़ ज़्यादा होने लगा, देखिए सॉल्ट क्षारीय होता है, जब सॉल्ट का यूज़ ज़्यादा होने लगा तब चरक संहिता हमें बताती है तब हार्ट प्रॉब्लम्स डेवलप होने लगी। अब इतना साइंटिफिक है, हालांकि इनको जो हमारे ग्रंथ है इनको आयुर्वेद की दृष्टि से देखा, इनको साइंटिफिक इन्वेंशन या साइंटिफिक प्रोग्रेस की नज़रिए से हम लोगों ने नहीं देखा, इसलिए बातें हो सकता है नई लगे पर नई नहीं है। बस क्योंकि मैं साइंटिफिक बैकग्राउंड से आता हूँ तो वो हमारी नज़रें वही पकड़ती हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमारी अकेडमिया को। तो ये कह रहे हैं कि जब सॉल्ट मतलब जो सोडियम है, सोडियम का लेवल जब बढ़ जाएगा, जो हम जानते हैं कि नमक बढ़ जाता है तो फिर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज़ को चरक ने डॉक्यूमेंट किया है कि उस समय की सोसाइटी में नमक खाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो है हार्ट प्रॉब्लम समाज में होने लगी हैं। इस स्पष्ट उन्होंने लिखा हुआ है। और इसलिए कहा है कि क्षार प्रयोगे विषजम, क्षार का जो प्रयोग है वैद्यों की सलाह लेकर जो नमक है मिल रहा है इंडस सिंधु घाटी की तरफ जो है, वो नमक जो ज़्यादा मिल रहा है उस नमक को आप संतुलित मात्रा में ग्रहण करें और उसमें भिषज अर्थात वैद्य की सहायता लें। अब मनमाने तरीके से ज़्यादा मात्रा में नमक का सेवन ना करें। ये सब उन्होंने हमें बताया हुआ है। और जो मैंने कहा कि जो स्वीटनेस है वो कहते हैं साधु, जब इसको एसिडिक केमिकल कंपोजिशन को जब हम कॉस्टिक कंपोजिशन के साथ में मिला देते हैं तो जो वो बीच की बैलेंसिंग सिचुएशन प्राप्त होती है, जैसे कि हम pH 7 होती है, उसके लिए एक शब्द इन्होंने प्रयोग किया है साधु। ये जो कंपोजिशन है, जो सोल्यूशन है वो साधु हो जाता है। साधु का मतलब होता है कि आप समझते हैं सिंपल हो जाता है। ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ है सल्फर। ये एक बड़ा जो है, आप देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में तो चाइना की जब हिस्ट्री लिखी जाती है तो उनको ये क्रेडिट दी जाती है कि उन्हें सल्फर का नॉलेज था, गंधक, फिर उससे गन पाउडर्स वगैरह बाद में बने हैं। तो सल्फर का जो पहला रेफरेंस है पूरे वर्ल्ड में रिटन लिटरेचर में वो हमें मिलता है चरक से। चरक ने जो है हमें बताया, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, ये इसकी पीपीटी में भेज नहीं पाया, आई एम सॉरी। श्रेष्ठम गंधक योगत, श्रेष्ठ जो गंधक है सल्फर का एक योग, एक कंपोजिशन बनाया है चरक ऋषि ने, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसकी पूरी मेथड उन्होंने दी हुई है। सुवर्णमाक्षिकम, और ये जो गंधक बन रहा है इससे जो स्किन डिसीज होती है वो कुष्ठ रोग की तरह से जो हमारी स्किन लाइट कलर की हो जाती है, तो वो जो स्किन डिसीज है उसके लिए ये जो उन्होंने योग बनाया था, कंपोजिशन तैयार की थी, उसका ट्रीटमेंट होता है इसके द्वारा, सल्फर के द्वारा, गंधक के द्वारा, सॉरी। और फिर इसी तरह से फिटकिरी जो हम आज यूज कर रहे हैं, ये फिटकिरी की भी इन्वेंशन हमारी ट्रेडिशन में हो चुकी थी। इसे फिटकिरी को कहते हैं संस्कृत में कांक्षी। तो जो कांक्षी है इसका प्रयोग किया जा रहा था हमारी ट्रेडिशन में। और एक और चीज़ है जो अभी हाइजीन के लिए, मैं थोड़ा हाइजीन में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो जो हम आजकल जो टोंग क्लीनर होता है, जो टोंग क्लीनर यूज़ करते हैं
तो इसकी क्रेडिट जो है मुझे लग रहा है, इफ आई एम करेक्ट, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, क्षमा करेंगे, इसकी क्रेडिट जाती है इजिप्शियंस को या प्रोबेबली मेसोपोटामियंस को। लेकिन स्टेनलेस स्टील की जो ये होती है टोंग क्लीनर, वो उसको यूज करने की एडवाइस चरक ने हमें दी है। कांची, धूमवती, मूर्धम विरेचन, और उसके द्वारा जो है हम साफ करते हैं अपनी जिह्वा को। तो टोंग क्लीनर की इन्वेंशन और उसका सोसाइटी में एडॉप्शन, ये भी हमारी ट्रेडिशन ने एडॉप्ट किया। तो हम इस तरह की वाइब्रेंट सोसाइटी रहे हैं। सवाल है कि हमारे जो एकेडमिक लिटरेचर है या किताबें हैं, उनको उस तरीके से लिखना पड़ेगा, और जो इस तरह की रिसर्चेस हैं, उन रिसर्चेस को हमें आगे लाना पड़ेगा। केवल पांडित्य जो है, माफ करें मैं बोलता हूँ इन बातों को, कि पांडित्य मीन्स केवल नॉलेज का डिमॉन्स्ट्रेशन ना हो, रिसर्चर्स के द्वारा नए फैक्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट हो, तब जाकर के जो है हमारी जो रियल पिक्चर है वो सामने आएगी, जिसका एक छोटा सा पहलू मैंने आपके सामने में रखा है। और कुछ ग्लास और दूसरे टॉपिक पर, मेटलर्जी और स्टील पर, प्रोडक्शन पर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैं शायद दोबारा भी करूँगा, तो उस समय पर आप उपस्थित रहिएगा। अभी जो था आज का सेशन, उसमें यही था कि हम नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज क्या था यूरोप में, फिर नॉलेज की एक्विजिशन की हमारी अपनी मेथड्स क्या है, संज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान। अच्छा, विज्ञान मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। विज्ञान वो है जो जो उपसर्ग होता है संस्कृत में, वो विशिष्टता लिए होता है। तो विज्ञान वो है जहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन हम नोटिस कर पा रहे हैं, जिस चीज में कोई डिस्टिंक्शन नोटिस हमने किया, वो विज्ञान है। विशिष्ट ज्ञानम इति विज्ञानम। तो ये विज्ञान है। प्रज्ञान मेरी बहुत कोशिश थी कि मैं समझा पाऊँ। प्रज्ञान को ही ट्रांसलेशन में विज्ञान न समझा जाए, उसकी स्पेशल फीचर है, डिस्टिंग्विशनेस है, उसे समझें। और संज्ञान जो हम है, फर्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज बाय दी अवर इंद्रियाज, सेंस परसेप्शन का वो संज्ञान, ये भी हम देखें। तो एक्विजिशन और ज्ञान क्या है हमारी परंपरा में। आज के लिए इतना ही। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कुछ चीज़ों को आपके मन में कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें। मैंने क्रोनोलॉजी वाला फीचर और आर्यन माइग्रेशन, इन विषयों पर बात नहीं की है, क्योंकि विषयांतर हो जाता है। मैं संक्षेप में 1-2 मिनट में उसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ यदि आप कोई सवाल पूछेंगे, और आपको आश्चर्य से इतना सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि बाय नोइंग द ट्रुथ, कि ट्रुथ कुछ और है। और जब कभी हम लिखेंगे कोई किताबें, मतलब भारत में लिखी जाएंगी, तो आई एम श्योर जिस लाइन में हमने आज बात की है कि द करिकुलम ऑफ हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ है टॉप की, यहाँ का भी जो सिलेबस है वो चेंज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ द इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड साइंसेस, हिस्ट्री पे। इतना सब कुछ है हमारे पास। तो मैं कहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो टेक अवे है उनमें से जो टोंग क्लीनर है, टोंग क्लीनिंग, ये जो जीभ साफ करने की का जो डिवाइस है, और सबसे पहले जो है ना स्वच्छता के लिए भारतीयों ने जीभ स्वच्छ करना शुरू किया। इन दोनों बातों को जरूर अपनी क्लास में स्टूडेंट्स तक ले जाएं। उन्हें पता होना चाहिए कि हम स्वच्छता प्रिय हैं। अभी मैं कल जो है यहाँ कुंभ स्नान के लिए, परसों कुंभ स्नान के लिए आया हुआ था, और उसी से वापस लौटते समय इतनी भीड़ हो गई कि रास्ते में कि आई लेफ्ट माय ट्रेन। मैंने मैडम डॉक्टर नीलम को रिक्वेस्ट की कि आई एम वेरी सॉरी, ट्रेन पकड़ नहीं पाया, अब कैसे होगा कल का। उन्होंने आज की ऑनलाइन सेशन के लिए वो एग्री कर गई, तो वेरी वेरी थैंक्स टू हर। पर मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि कुंभ के स्थली पर अंत में हुआ ये कि वहाँ जो सफाई की बात है, उस सफाई में जो हमारा पर्सनल हाइजीन है, दैट इज वन पार्ट। और हमारे पास में पर्सनल हाइजीन के बारे में बात करने के लिए इन अ मॉडर्न सेंस इतना कुछ मटेरियल है कि वो पूरी किताब लिखी जा सकती है। एक प्रयास जो है एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में किया गया था 1980s में, जिसमें उन्होंने क्या किया, कंपाइलेशन किया हुआ है।
जो पर्सनल हाइजीन है, पर्सनल लाइफ है, इसके बारे में जितने रेफरेंसेस हैं पॉसिबल हैं, जितने वो पता कर सके, सबको एक बुक के फॉर्मेट में विदाउट एक्सप्लेनेशन उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। सारा कंपाइलेशन अवेलेबल है एशियाटिक सोसाइटी में, वहाँ पे उस बुक का हम लोग फ़ायदा लाभ उठा सकते हैं और उसको फिर मॉडर्न पर्सपेक्टिव में सामने रख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभी तो फिलहाल इतना ही। यदि कोई प्रश्न होगा आपका तो मैं आंसर करूँगा। सर एक रिक्वेस्ट थी मेरी तरफ से कि ये जो संज्ञान और अच्छा, मैं देख रहा हूँ ज्ञान कुंभ, बहुत बढ़िया नाम है, कुंभ के समय ज्ञान कुंभ। सर हमारी कुंभ पर एक बात और है, देखिए 1960s में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था अमेरिका में, यूएस में, जिसमें उन्होंने आई थिंक कि प्रोटीन से एंजाइम प्रोड्यूस किए थे लैब में, जिससे डीएनए बनते हैं। डीएनए का जो कंपोनेंट है वो लैब में प्रोड्यूस किया हुआ था। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट ऋग्वेद में लिखा हुआ है, जिसको एक्सप्लेन करने में बहुत समस्या है क्योंकि सोसाइटी अभी तैयार नहीं, रेडी नहीं है उसको सुनने के लिए। तो वो कुंभ से जुड़ा हुआ है। जो मैत्रा वरुण, मित्र और वरुण जो हमारे देवता हैं, इनके जन्म की कहानी है। उसमें कहा जाता है कि एक कुंभ में जो है एक सोर्स मटेरियल भर के और फिर उसमें विद्युत संघजानों, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रविष्ट कराई गई, करंट पास किया गया एक मटके में, जिसमें उसको उन्होंने वीर कहा है, पर वीर का अर्थ वहाँ पर वीर नहीं, उसका अर्थ है कि एक सोल्यूशन था एक कुंभ में। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी से पास की गई तब वहाँ से लाइफ जनरेट हुई। तो दैट इज सेम एज जो मैडम क्वेरी हैं, या क्या तो नाम है उनका, जो 1960s में यूएस में किया, लगभग वही एक्सपेरिमेंट ऋग्वेद में मेंशन्ड है। पर यदि अभी हम आप उसे पब्लिश करेंगे तो वी विल बी रिडिक्यूल्ड। थोड़ा और समय लगेगा, 5-10 साल, तब इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, विद्युत प्रवेश करने की, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास की जाएगी, तो तरीका क्या था इलेक्ट्रिसिटी पास करने का, तो हमें वो तरीका खोज लेना पड़ेगा या उसका कुछ एक आइडिया डेवलप करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास की गई होगी, विद्युत संजानों, तो विद्युत का प्रवेश कैसा कराया गया। तो एक बात है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अभी हमें सामने लानी है। जितनी मेरी क्षमता थी और जितना कुछ संचित था वो मैंने आपसे शेयर किया। हेलो सर, am I audible to you, sir? Hello, Lalit sir, am I audible to you? हेलो सर, मैं आपको ऑडिबल नहीं हो पा रही। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ऑडिबल अभी बंद किया इसका ऑडिशन। हेलो सर, am I audible to you? यू आर ऑडिबल टू मी, एम आई ऑडिबल टू देम ऑडियंस, पता नहीं मुझे। यस सर, यस सर। सर मेरा एक थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट और थी कि मुझे ना ये जो संज्ञान, ऑडियंस से पूछिए वहाँ पर आपके साथ में जो है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी आ रही है सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर हमारी आवाज आ रही है आपको? जी सर मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही, आपकी आ रही है हमें। अच्छा, मैं ओके। बोलती हूँ तो आपको ये पता नहीं मेरी- क्या इसमें है अच्छा सर, कुछ। कोई बात नहीं सर, मेरा ना बस ये था कि ये जो संज्ञान जी अच्छा, ठीक है। मैं उस स्लाइड पे, अच्छा आप रणनी, मेरे पास स्लाइड खुली हुई है, उसे मैं बताता हूँ। डॉक्टर नीलम मैम ने रिक्वेस्ट की है कि संज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान। तो पहले विज्ञान, तो जो विशिष्ट ज्ञान है, जिस वो है किसी भी चीज़ का संबंध में जो विशिष्ट ज्ञान हमने अर्जित किया है, वो विज्ञान है। विज्ञान संज्ञान से अलग है। संज्ञान क्या होता है, जो हम अपनी इंद्रियों द्वारा, सेल्फ परसेप्शन के द्वारा
स्पर्श के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान, जो कॉग्निटिव पावर जनरेट हम करते हैं, जो कॉग्निशन हमें आता है, वो संज्ञान है। जैसे आपने ये टेबल को स्पर्श किया तो ये क्लास की है, तो क्लास का स्पर्श मिला, हम समझ गए। यदि हमने देखा, हमने ये गॉगल्स या चश्मे यूज़ किए हुए हैं, पावर का यदि चश्मा है तो थोड़ी भी जो चीज़ है वो थोड़ी बड़ी होकर के सामने आई, तो ये ज्ञान जो होता है, जो इंद्रियों के द्वारा होता है, वो संज्ञान है। और प्रज्ञान क्या है? प्रज्ञान वो है जो हम डिड्यूस करते हैं, जो हम चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा, और एक स्थिति होती है जब हमारा मन जो है हमारे नियंत्रण में होता है पूरी तरह से, और श्वास भी हमारे नियंत्रण में होती है, तब हमारे भीतर जो हमारी परंपरा कहती है एक साइंस की फैकल्टी है, विज्ञानमय कोश है। तो कुछ ज्ञान जो है प्रकृति हमें, हमारे अंदर एक ज्ञान जनरेशन की मशीन हमें देती है, वो फिट है। चाहे वो, मैंने कहा था कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी संस्कृति का है, इसी तरह से हमारा शरीर बना हुआ है। वी आर मेड इन दिस वे टू अक्वायर द नॉलेज फ्रॉम द यूनिवर्स। तो वो जो विज्ञान की एक मशीन हमारे भीतर लगी हुई है, उसके द्वारा जब वो कब एक्टिव होती है? जब हमारा मन शांत होता है, थोड़ा हम सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, थोड़ा पाप वगैरह कम करते हैं, विचलित नहीं होते हैं, तब वो मनन से वो मशीन एक्टिव हो जाती है, और उसमें उस प्रज्ञा, उससे जो ज्ञान हमें जनरेट होता है वो प्रज्ञान है। तो वो चिंतन, मनन और थिंकिंग का, रीथिंकिंग का जो, जिससे जो ज्ञान जनरेट हो रहा है वो प्रज्ञान है। तो ये 3 तरह के ज्ञानों का जो विवरण है, या 3 डिविजन्स ऑफ द नॉलेज है, संज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान, ये पूरी वर्ल्ड में केवल हमारी संस्कृति में, उस एंटीक्विटी में जनरेट हुआ। ये विभाजन और ये कैटेगराइजेशन वर्ल्ड हिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये मैं कहना चाह रहा था। उदाहरण, एक उदाहरण था इसमें, तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिल जाता है कि प्रज्ञानाय, जो अंतरिक्ष का ज्ञान है, हम उसे प्रज्ञान से प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम जो स्टार्स हैं, इन तक तो इनको हम छू नहीं रहे हैं, स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं, तो इनका जो नॉलेज है उसको हम लॉजिक से, तर्क से, चिंतन मनन से प्राप्त कर रहे हैं, वो प्रज्ञान है। और ये प्रज्ञान के लिए एक कंडीशन है कि प्रज्ञा होनी चाहिए हमारे पास, और प्रज्ञा कैसी होनी चाहिए? रितम भरा होनी चाहिए। रितम भरा मतलब जो नेचुरल, अपने जो हमारा नेचुरल ह्यूमन बीइंग का जो नेचुरल स्वभाव है, जो हमारा नेचर है, प्राकृतिक स्वभाव है, उस पर हम स्थित होंगे, तब जो है ये रितंभरा प्रज्ञा एक्टिव होगी, और वो एक्टिवेशन के बाद हमें मिलता है प्रज्ञान प्राप्त होता है। चिंतन मनन से भी होता है, पर इसकी जो हायर स्टेज होगी, तब जब हमारे भीतर रितंभरा प्रज्ञा, हमारा जो प्रज्ञा पक्ष है वो स्वस्थ हो जाएगा, संतुलित रहेगा। यदि क्या मेरी आवाज़ तो जा रही है? आपने कहा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं आपसे फ़ोन में पूछ लेता हूँ। हेलो सर, आ रही है मेरी आवाज़ आपको? हेलो सर, आवाज़ आ रही है सर मेरी आपको? हेलो जी, स्पीकर ऑफ टीम मीट, गूगल मीट का प्रॉब्लम है या क्या है? तो आज तो थोड़ी सी परेशानी है। ठीक है सर, जी। कोई बात नहीं। हमें हमारी आवाज़ नहीं जाएगी। तो आप उनके कैसे करें? आप उनके क्वेश्चन लेके मोबाइल से बता दें मुझे, या यहाँ पर लिख दें तो मैं उनको आई कैन रीड इसमें मैसेज में, है ना? आप में से तो किसी देख का लो। कोई प्रश्न? सर मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताएं। मैम मैं मनप्रीत, सर ने एक बात की थी कि ब्रह्म और कुछ नहीं, जो लगातार ग्रोथेबल है, वो बढ़ रहा है। मुझे इसके बारे में थोड़ी और विस्तृत थोड़ी सी मतलब ज्ञान चाहिए था कि ये किस बेस पे या कैसे, क्या कहा है, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ग्रोथेबल हैं। सर आई होप यू गेट द क्वेश्चन। एक बार रिपीट करें मैडम, मुझे उनकी आवाज़ तो आ रही थी पर क्लियर नहीं। जी मैम। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने कहा था कि ब्रह्म और कुछ नहीं, जो भी ग्रोथ कर रहा है, जो भी चीज ग्रोथ कर रही है, वो ही ब्रह्म है। तो सर प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्रोथेबल हैं,
तो इसके बारे में मुझे थोड़ा और मतलब अगर इसके विस्तृत अगर मतलब मिल सके चीज जो ज्ञान है, तो मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूँ कि ब्रह्म को हम कैसे कह सकते हैं कि जो बढ़ रहा है वही ब्रह्म है। जी, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। मैं जी। ये जस्ट गिव मी 1 मिनट, है ना। आई विल एक्सप्लेन दिस। ले सकते हैं। जी, ये जो मैडम ने एक सवाल पूछा था, उसका आंसर जो है मुझे थोड़ा विज्ञान के भविष्य की स्थिति को ध्यान में रखकर करना पड़ेगा। देखिए, प्रज्ञान की स्थिति तक अभी जो आज की स्थिति में जो साइंस है हमारे पास, जिसे हम जानते हैं और जिसको जीते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल साइंस है, फिजिकल साइंस है, ये फिजिकल साइंस या हमारी साइकेट्री या साइकोलॉजी या ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये अभी प्रज्ञान की रिसेप्टिविटी के लेवल पर पहुंच नहीं पाई हैं। इनमें बहुत कम काम हुआ। हालांकि आजकल बात हो रही है, यदि आप समझेंगे कि आपको पता ही होगा, कॉन्शसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस की बात हो रही है, वैश्विक चेतना की। तो जो प्रज्ञान, जो हमारी प्रज्ञा है, जो वैश्विक चेतना की स्थिति है, जिसमें एक रिसेप्टर की तरह से काम करती है। ये जो प्रकृति है, पूरा विश्व है, ये अचेतन जड़ नहीं है ना। इसमें चेतना है और वो चेतना संवाहित होती रहती है। इसलिए उसके एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा मैं, कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ है विश्व में, उदाहरण के तौर पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जो टेक्नोलॉजी है, वो किसी देश ने दूसरे देश को नहीं दी है। पर एक टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ था, वहाँ भी उन देशों ने भी अपना ज्ञान बढ़ाकर या सेल्फ स्टडी के द्वारा वो ज्ञान, वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, और सब ने करी। आप देखेंगे कि कुछ सोशल मूवमेंट्स हैं पूरे विश्व में, लगभग एक समय एक साथ उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हमारे यहाँ बुद्ध और महावीर हो रहे थे 6th सेंचुरी में, तभी ग्रीस में वहाँ पर भी फिलोसफर्स हो रहे थे। अब इनका कोई डायरेक्ट, बहुत ग्रीस के साथ हमारे रिश्ते थे, पर इतने प्रगाढ़ रिश्ते नहीं थे कि वहाँ पर भी चाइना में कन्फ्यूशियस हों और ग्रीस में ग्रीक फिलोसफर्स हों और भारत में हमारे जो है मनीषी हों। ये लगभग एक ही समय पर विश्व के अलग अलग हिस्से में क्यों हो रहे हैं?
आप देखेंगे जब भी आप हिस्ट्री से कंपैरिजन करेंगे, मैं यही चाहता हूं कि हम कंपैरेटिव में वर्ल्ड की हिस्ट्री को एक पर्सपेक्टिव में रखकर देखें, तो आप देखेंगे कि एक ही कालखंड में लगभग एक तरह की चीजें बहुत मात्रा में होने लगती हैं। अभी लग रहा है, देखिए पिछले 4-5 वर्षों से, कि कैंसर का एक रिलायबल ट्रीटमेंट आ जाएगा, तो आ जाएगा, उसमें भारत का भी कंट्रीब्यूशन है। चंडीगढ़ के चंडीगढ़ में जो पीजीआई हॉस्पिटल है, उसमें उन्होंने वीमेंस के, पर्टिकुलर वीमेंस के केस में एक और हमारी चरक की कुछ थेरेपी यूज़ करके उन्होंने एक थेरेपी डेवलप कर ली है, जो कि कुछ दिनों के भीतर एक पर्टिकुलर टाइप का कैंसर ठीक कर देती है, और वो ट्रायल पे सक्सेसफुल रहा है पिछले साल 2024 में, उससे इलाज हो रहा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि एक ही समय में जहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं है, वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। कभी देखिए पोल्यूशन पर आ गए, तो सारे विश्व में पोल्यूशन के खिलाफ में एक चेतना आती, तो चेतना का संवाहन है वो हम तक प्रज्ञा, जो हमारी प्रज्ञा की शक्ति जो है, प्रज्ञा की जो स्टेटस है वो अवेकन्ड होती है। जब प्रज्ञा हमारी जागृत होती है तो उस संवाद को, उस संवहन को हम रिसीव कर पाते हैं। अब जो नेचर है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, वो मदरली नेचर होती है। तो नेचर में बहुत सारी जो चीज़ें हो रही हैं जो हम रिसीव करेंगे वो वही होंगी जो आगे के इवोल्यूशन के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। अभी तक कभी नहीं हुआ कि प्रकृति ने हमें कोई मैसेजिंग आई है या हमने कुछ सीखा है, जान पाया है, तो हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव रहा हो। हमेशा ही बाय एक्सपीरियंस वी नो कि जब भी कोई बात ऐसी आई, चेतना में आई, जब भी कोई जागृति आई है, तो वो हमेशा अच्छाई के लिए, भलाई के लिए होती रही है। तो इस पर पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकृति में यदि बहुत तरह तरह की मैसेजिंग हो रही है तो वो हमारा नुकसान नहीं करेगी, हम वही रिसीव करेंगे जो हमारे उस समय के इंटेंट के लिए या हमारे अपने कंट्रीब्यूशन के लिए, उस टाइम मोमेंट के लिए चाहिए, ज़रूरत होगी। और इसको मैं साइंटिफिक नहीं कह पा रहा हूँ जानबूझकर भी, क्योंकि आज का विज्ञान अभी विकसित हो रहा है। अभी देखिए पिछले सप्ताह ही एक यूएस की किसी यूनिवर्सिटी का एक्सपेरिमेंट आया, उन्होंने देखा कि वो रिकॉर्डेड है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है इसलिए हम बात कर सकते हैं इस वेबिनार या सेमिनार में, कि जब जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है तो उन्होंने ब्रेन में रिसेप्टर्स लगाए और एफएमआरआई करवाई, फंक्शनल एमआरआई करवाई, तो लास्ट बिफोर द ब्रेन डाइज, उसके पहले वहाँ पर देयर वाज एन एक्सप्लोजन ऑफ द एनर्जी। और ऐसे करीब उन्होंने 20-25 पेशेंट्स के साथ में किया, तो हर व्यक्ति जो नियर डेथ सिचुएशन में था और बिफोर द ब्रेन डाइज देयर वाज एन एक्सप्लोजन ऑफ द एनर्जी इन द ब्रेन, तो सबके साथ में हो रहा था। तो क्यों हो रहा था? उससे वो कोई कंक्लूसिव नहीं है, पर जो रिसर्चर्स हैं, वो कई रिसर्चर्स थे, आप अभी गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगी एक वाली खबर, वो ये कह रहे हैं कि ये शायद आत्मा हो सकती है। कि ऐसे क्यों हो रहा है कि एक्सेप्शन, विदाउट एन एक्सेप्शन, दिस सडन स्पर्ट ऑफ द एनर्जी इज हैपनिंग इनसाइड द ब्रेन। तो क्यों हो रही है? तो जब तक आत्मा को हम नहीं स्वीकार कर पाएंगे विज्ञान के द्वारा, क्योंकि हमारा चिंतन वैसा हुआ है, तब तक हमें थोड़ी सी समस्या है। तो प्रज्ञा जो है, देखिए संज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान तो थोड़ा से उसके ऊपर की स्थिति है जो हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। तो ये एक्सपेरिमेंटल है, यदि आप इसमें हम कोशिश करते हैं, हम इसे रियलाइज कर ले जाएंगे। रियलाइजेशन में कोई बंधन नहीं है। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि अपने प्रारूप में जैसा कि हमें मिल रहा है लिखा हुआ, वैसा ही प्रज्ञा काम करती है। लेकिन प्रज्ञान मटेरियलिस्टिक है। जो प्रज्ञा से जो हमें जो नॉलेज मिलता है वो मटेरियलिस्टिक नॉलेज है, लेकिन उसका सोर्स मटेरियलिस्टिक नहीं है। लेकिन वो नॉलेज मटेरियलिस्टिक, उसे यूज में, व्यवहार में लाया जा सकता है। आप इन एक्सपेरिमेंट्स, जो दोनों एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसको गूगल में देखिए, आपको मिल जाएगा। नियर डेथ जो एक्सप्लोजन ऑफ द एनर्जी हो रही है, उनका जो रिसर्चर, उनका ये भी कहना है कि जो लोग कुछ ऐसे हैं जो डेथ से वापस आ जाते हैं उस लास्ट मोमेंट में, तो उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। जैसे सपोज एक्सप्लोजन ऑफ द एनर्जी हुई पर वो फिर भी बच गया है, तो वो जो बच गया है वो अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस जो है तरह तरीके से, कि ऐसे देवदूत हैं, कुछ भी जो समझ में आते हैं, वो उसको एक्सप्लेन करता है। लेकिन जो नहीं बच पाया, जो ट्रांसमाइग्रेट कर गया, तो वो ट्रांसमाइग्रेशन उस तरीके से
होता है। तो ये उन्होंने एक जो वेरी रिसेंट 10 दिन 12 दिन पहले की बात है। तो धीरे धीरे जो हमारा ज्ञान है, जो कलेक्टिव नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड है, वो प्रज्ञा और प्रज्ञान की तरफ गति कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो फिजिकल साइंस है उसमें इसको रियलाइज तो किया जा सकता है, लेकिन इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है। थैंक यू सर। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू। सर मैं आज क्वेश्चन है तो सर, I यदि am इसमें कोई audible? सब क्वेश्चंस है तो आई मे टेक। नो सर, इट्स ओके। बहुत समय दिया आपने और आपका इतना अच्छा जो ये वक्तव्य था। दूसरी बात है, मैंने बार बार परहेज किया है आध्यात्मिकता की बात करने पे, क्योंकि जो हमारा धर्म है वो केवल आध्यात्मिकता पर टिका हुआ नहीं है। केवल आध्यात्मिक हम नहीं हैं, आध्यात्मिक हैं, पर आध्यात्मिक के साथ साथ हम पूरे सांसारिक जीव भी हैं, और हमें अपनी संस्कृति को एक समग्र दृष्टिकोण के साथ देखना पड़ेगा। धन्यवाद सर। आज ये जो चर्चा हुई है, मुझे लगता है कि अगर आप पीछे जाके और अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, जितने भी यहाँ वक्तव्य हुए हैं, और मुझे एक बात और जोड़ना चाहूँगा मैं कि देखिए, केवल भारतीय संस्कृति ही कहती है कि मनुष्य जो है वो साइंटिफिक ओरिएंटेशन के साथ पैदा होता है, जन्म होता है, विज्ञानमय कोश है। हमारी अपनी फिजिकल संरचना में वी हैव गॉट एन इंजन फॉर साइंस ओरिएंटेशन। हम वैज्ञानिक दृष्टि से ही आगे बढ़ेंगे, चाहे वो भारतीय संस्कृति हो या कोई संस्कृति हो या पाकिस्तानी। कोई आज किसी ने आज वैज्ञानिक प्रबोधन के साथ आज आगे बढ़ रहा है, कोई 10 साल बाद होगा, कोई 100 साल बाद होगा, कोई 200 साल बाद होगा। लेकिन अंधविश्वास के लिए संस्कृति में जिस तरह से मनुष्य निर्मित हुआ है वो अंधविश्वासों के लिए निर्मित नहीं हुआ है। जी मैम। हेलो। हाँ सर, एक्चुअली मैं यहाँ से आपको ऑडिबल नहीं हो पा रही, इसलिए मैंने फ़ोन ऑन किया है अपना, ताकि ऑडियंस तक हमारी बातें कॉन्वर्सेशन भी जा सके। तो सर फ़ोन आप लिए रहिएगा प्लीज़। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, आप प्लीज़ बैठ जाइए पीछे। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगी, और सर को बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रतिभागियों की तरफ से। और कम से कम 30 लोगों ने ऑनलाइन आपको सुना सर, और उतने ही करीब हमारे यहाँ पे सभागार में बैठे हुए हैं। दिस इज़ अ वेरी ऑनेस्ट नंबर आई एम गिविंग यू, कि 60 लोगों ने आपको सुना आज। तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि और प्रतिभागियों से कहना चाहूँगी कि अभी तक जिसने भी सुना है, यहाँ पे जो उद्बोधन हुए हैं, वक्तव्य हुए हैं, अगर आप उसको कनेक्ट करिए तो सारे लेक्चर्स इंटरकनेक्टेड थे। और क्योंकि हम ज्ञान परंपरा की बात करें, भारतीय ज्ञान परंपरा, विज्ञान और तकनीक की बात करें, सबने जो एक बात कही कि सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म को लेकर नहीं, हम उस पर अकेले बात चर्चा नहीं कर सकते। तो मैं बताना चाहूँगी कि एक वक्तव्य में भूषण जी महाराज ने कहा था कि अध्यात्म विज्ञान, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था। अध्यात्म विज्ञान की बात की थी उन्होंने। उनका कहना था ये भी वैज्ञानिक है। और इसके अलावा जो प्रथम दिवस मेनन जी ने जो बात की थी, उन्होंने भी इसकी बात की थी, अध्यात्म की ज्ञान से जोड़कर, विज्ञान से जोड़कर। और उन्होंने ये कहा था कि पहले जो हम अपने आप को, इसको भी समझना पड़ेगा, मीन बियॉन्ड द बॉडी जो चीज़ें हैं उसको भी समझने की ज़रूरत है, वहाँ भी साइंस है। तो अध्यात्म विज्ञान की बात जो है सर, जो ये टर्म निकल के आया अध्यात्म विज्ञान, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो सर ने विज्ञान, संज्ञान एवं प्रज्ञा की, जो प्रज्ञान की जो बात की, उसे मैंने, बल्कि मेरे रिक्वेस्ट पे उन्होंने उसे दोबारा फिर से डिफाइन किया, क्योंकि मुझे भी एक बार और उसको सुनना समझना था। इन सब के बावजूद जितने लेक्चर्स हुए, सब ने तथ्यों के साथ हर बात को प्रस्तुत किया।
क्योंकि मैं और हमारे को कोऑर्डिनेटर्स और जो मैं भी कोऑर्डिनेटर, हम जो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो पहली प्राथमिकता ये होती है कि हम पहले खुद ही सुने और समझें। तो मैं जितना समझ पाई उसमें मुझे ये लगता है कि जैसे आप प्रश्न करते हैं, तो प्रश्न तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये प्रश्न वही करता है जो अंदर ही अंदर चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, मतलब उसके दिमाग में चीज़ें थिंकिंग चलती रहती हैं। थिंकिंग प्रोसेस अगर ऑन है आपका तो प्रश्न निकल के आएंगे, और अगर आपका ध्यान बटा हुआ है सब जगह तो डेफिनेटली थिंकिंग इज स्टॉप्ड, क्योंकि आप सिर्फ देख रहे हैं, अपनी जो इंद्रियों का जो प्रयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब तो चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सोचना, थिंकिंग एक जो प्रोसेस है, वो जब तक आप करेंगे नहीं तब तक प्रश्न तो आएंगे, लेकिन मुझे लगता है आप उत्तर भी ढूंढ लेंगे। कई बार हमारे जो यहाँ पे जो स्पीकर्स आते हैं, तो आप इतने अच्छे लेवल पे अपनी बातें लेके जाते हैं, तो हम प्रश्न तो करते हैं, लेकिन और उनसे हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे हर प्रश्नों का जवाब दें, और आपके प्रश्न बहुत गहरे भी होते हैं कई बार। कि आप सोचिए कि वो आपके प्रश्न का जवाब भी इसीलिए दे पा रहे हैं कि उन्होंने उस लेवल पर थिंकिंग की है, विचार किया है, चीज़ों को विचारते हैं, रोज सोचते हैं। तो ये सभी प्रश्नों का जवाब आपको खुद मिलेगा अगर आप सोचें, और ये सोचना जी। तो डॉक्टर नीलम, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, आप उन तक पहुँचा दें कि जो सिक्स सेंस हम कहते हैं, जिसमें हम सिक्स सेंस तो दूर की बात हुई, कई बार हमें अपने अंतर मन से जो जवाब मिलते हैं वो प्रज्ञा ही देती है ना। जैसे इतने एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, कई बार उनको वो एंटिसिपेटेड नहीं थे और अचानक सूझता है। तो जो ये सूझता है, ये जो समझ है जो हमें आती है, वो हमारी प्रज्ञा की फैकल्टी की वजह से आती है। हाँ सर, ये जो आपने अभी प्रज्ञान की जो बात की, सिक्स सेंस की जो बात की, इस पर भी एक दिन चर्चा हुई थी 23 तारीख को। मुशर्रफ महाराज जी आए थे और रघुराम भट्ट जी आए थे, तो उन्होंने इस बात को, आपका ये पूरा लेक्चर उससे काफ़ी कुछ कनेक्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं ये कह पा रही हूँ। जो सिक्स सेंस की जो बात आती है, बात ये होती है कि जब तक हमारे अंदर प्रश्न नहीं आते, प्रश्न तो देखिए तभी आएंगे जब आप उधर उन्मुख होंगे, जब आप उधर सोचना चाहेंगे, और ये कुछ चीज़ें नेचुरली आती हैं। बहुत लोग होते हैं, जैसे मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था, मैंने अपना भी उदाहरण दिया था कि मेरा जो एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कि मेरा ध्यान रहता ही है इधर, पूरे टाइम रहता है, कि जब भी, और मोस्ट ऑफ द टाइम एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं लोगों से कम घिरी रहती हूँ, बस यही रहती हूँ घिरी हुई। उसके बाद में मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम एक उसमें अपने अकेले उसमें रहती हूँ। उसको मैं, मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था कि दैट इज़ नॉट, इट्स अ सॉलिट्यूड। तो सॉलिट्यूड में रहती हूँ तो मैं, और विचार चलते रहते हैं, और एक टेंडेंसी होती है हर व्यक्ति की, मैं इसको बहुत मानती हूँ। टेंडेंसी क्या है? जो प्रवृत्ति होती है, तो प्रवृत्ति ये है कि इन चीज़ों को मैं ढूंढती हूँ। मैं आफ्टर नियर डेथ सिचुएशन की बात करती हूँ। शायद हमारे इतने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, उनको कुछ अटपटा ना लगे, क्योंकि आपने भी कहा था कि इस चीज़ों को बहुत लोग नहीं भी मानते हैं, पर मेरी एक्सप्लोरेशन उसमें भी चलती है। मैं जितना आता है मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, और उसको सुनती रहती हूँ। कहीं अगर कुछ किसी का एक्सपीरियंस आता है तो मैं ज़रूर उसको सुनती हूँ। तो बहुत सारे जवाब मुझे अपने से मिलते हैं कि ये नहीं, ये है। सिर्फ इतना ही नहीं जितना हम यहाँ बैठे हैं, जीवन यही नहीं है, और बॉडी के साथ ये फिनिश नहीं हो रहा है। दिस इज एन एनर्जी, और ये ट्रांसमिट हो जाती है, ये आगे चली जाएगी, ठीक है। और ये बात भी मुझे लग रहा है हो चुकी है कि बॉडी हम यहाँ छोड़ देते हैं बस। और किसी ने, स्पीकर ने कहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि मरने जैसी कोई चीज़ होती नहीं। तो जी, ट्रांसमाइग्रेशन। और मैं यदि दूसरी बार हम कभी मिलेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जो सोल, आत्मा के बारे में जो उनके विश्वास हैं, उनको मैंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है। हालांकि आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, कि जिन्होंने, जैसे सपोज जुडाइज़म में, या कि ग्रीक फिलॉसफी में, या कि चाइनीज़ फिलॉसफी में। ऑनलाइन लेक्चर हम आपका इस पर चाहेंगे, ज्ञान कुंभ के माध्यम से ही। तो अगर आप हमें समय देंगे तो हम 15-20-25 दिन के बाद, मतलब आफ्टर दिस मंथ, मार्च के लास्ट में एक लेक्चर इस पर सर चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि हम इस पर एक लेक्चर आपका ऑनलाइन माध्यम से
से सारे प्रतिभागी जिनको भी इंटरेस्ट हो, आपका पोस्टर हम उसमें आपका टॉपिक वगैरह इंक्लूड करके सर्कुलेट करेंगे, और जो भी इंटरेस्टेड हैं वो सुने। तो आप अगर इसके लिए मैं हाँ, ये हिस्टोरिकल रहेगा विथ हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो है। आई विल शेयर कि कब किसने उन्होंने क्या उनके बिलीफ थे, हमसे कितने मिलते थे या नहीं मिलते थे। तो हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, इस टॉपिक पर ये मैं इसमें आपको मैसेज नहीं भेज पा रहा हूँ इसमें। इसमें सॉरी, जो लास्ट वीक ऑफ द मार्च, नहीं इसमें लास्ट, हाँ ठीक है, आई कैन टेक, वो मैं ले लूँगा। और मैं इन लोगों से अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनसे फीडबैक ले लूँगी कि आपको कौन सा सुटेबल है। तो ये मैंने एक लिंक भेज दी आपको डॉक्टर नीलम, जो एक्सपेरिमेंट मैंने कहा था कि देयर इज एन एक्सप्लोजन ऑफ द एनर्जी इनसाइड द ब्रेन नियर डेथ में, वो लिंक मैंने शेयर कर दिया। आप लोग इसे चेक कर लीजिए, आप उसको शेयर भी कर देंगे। बिल्कुल मैम, एक सर का लेक्चर रखिएगा। जी, मेरा पूरा प्रयास, और ये मैं आपको मैंने एक दिन और भी कहा था कि ज्ञान कुंभ के इस के माध्यम से अब ऑनलाइन लेक्चर्स महीने में एक बार, मेरी हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा एक लेक्चर हर महीने हो, और इंटरेस्ट के जो टॉपिक्स हैं आप लोग हमें सजेस्ट करिए, स्पीकर्स भी सजेस्ट कर सकते हैं और हम भी सर्च करेंगे। तो एक लेक्चर हर महीने होना चाहिए IKS पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, साइंस। और एक अभी सर ने ये बताया था कि धर्म और विज्ञान अलग नहीं है। इतनी अच्छी बात है ये, आप इसको समझ के देखिए, कहाँ है धर्म और विज्ञान अलग। आप जो हम रिचुअल्स करते हैं, एवरीथिंग इज साइंटिफिक। लोगों को लगता है कि ऐसे नहीं ऐसे, जरा उसके पीछे का साइंस देखिए। इवन मैंने एक बार एक आर्टिकल आया था, मैंने पढ़ा था कि जो हम ये ज्वेलरीज पहनते हैं, अंगूठी, मांग टीका, पायल, और जो ये पियर्सिंग होती है, कान में छेद, नाक में छेद, एवरीथिंग हैज अ साइंटिफिक रीजन। तो साइंस तो है हमारे सारे रिचुअल्स में, तो धर्म विज्ञान से परे नहीं है। ये एक चीज इस मंथन से ये बहुत अच्छी चीज निकल के आई है। मैं सर को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। और एक लेक्चर हर महीने लास्ट वीक में आप लोगों के रिकमेंडेशन पे भी जो डेट होगी, उसमें जो मेजॉरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग, तो हर महीने हमारा ये सर्च शुरू हो जाएगा कि हम इसके अंतर्गत विज्ञान और तकनीक पे किस तरह की बात करें। तो सर मैं आपको अपने सभी प्रतिभागियों की तरफ से धन्यवाद देती हूँ, और बहुत जल्दी आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस ज्ञान कुंभ का जो लेक्चर सीरीज है वो आपसे शुरू हो। और जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं बिल्कुल उपलब्ध रहूँगा। बात करेंगे और पूरा हम इसको एविडेंसेस के साथ करेंगे। हम ये बताएंगे कि जो लोग इसको कहते हैं कि इट्स वो क्या कहते हैं, एक शक होता है, मिथ बोलते हैं, तो ये जो मिथ है हम उसको कोशिश करेंगे कि हम जो भी हमारे पास एविडेंस है हम उनको दे सकें, बिकॉज नथिंग इज मिथ। क्योंकि डेथ है, लाइफ है, तो उसके बाद फिर जो जन्म होते हैं, तो कभी लोग कहते हैं कि अरे ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेरे सामने कई सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो रीबर्थ वाले हैं, जिनको सब कुछ याद है। 4-5 लोगों को मैं खुद ही पर्सनली जानती हूँ। तो जी इस तरह जी, से तो मिथ्स तो नहीं कह सकते, एनर्जी जरूर है जो ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफर होती है, एंड इट अगेन अकर इन अ बॉडी इन नेक्स्ट अनदर फॉर्म। So sir, thank you so much, and very soon we are starting with Dr. Poonam now, Principal Vaikunthy Devi, with the next lecture on IKS. Thank you sir, thank you so much. thank you, pleasure, it's my pleasure, thank you। मेरा ये आप लोगों से मेरा एक अनाउंसमेंट भी है, मैं कर दूं। ये अनाउंसमेंट ये है कि अभी हम 1:30 बजे से डॉक्टर पूनम मैम है हमारे साथ, प्रिंसिपल वैकुंठी देवी, जो IKS पे बात करेंगी। ठीक है, उसके बाद ये हम आज का सेशन हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि ये सेशन सेकंड सेशन होगा, हम लंच उसके बाद करेंगे। ठीक है, एंड देन यू कैन हेड टू योर होम्स, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द लास्ट डे 27th, और उस दिन काफ़ी कुछ होने जा रहा है, काफ़ी मंच आपका रिच रहेगा उस दिन। और कल का जो सारे सेशन हमारे ऑनलाइन होंगे, कल
महाशिवरात्रि है, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। 11:30 बजे से जुड़ेंगे उस दिन। और कल के भी लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक लेक्चर जो हमारा मार्वल्स इन एंशिएंट इंडिया या आर्किटेक्चर का जो था, हमारे राहुल सर का, क्या नाम था उनका, आलोक त्रिपाठी सर का, वो लेक्चर हम ऑनलाइन कराएंगे, क्योंकि वो हमें सुनना है। ठीक है, जो मार्वल्स हैं अंडर वाटर, उसकी भी बात होगी। तो हम कल 11:30 बजे से मैं पोस्टर्स विद टाइम आपको सर्कुलेट कर दूंगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जाइएगा नहीं। ऑनलाइन जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग टू देम कि काइंडली स्टे विद अस